नमस्ते दोस्तों। अभी हम बात करेंगे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे कंसेप्ट जो सेफ्टी ओरिएंटेड है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सिस्टम अवेलेबल चाहिए, तभी ये पूरा जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन वर्कआउट हो सकता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा या डिग्री लेवल में मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, और मैनेजमेंट में जो हम अलग अलग प्रिंसिपल्स या अलग अलग कंसेप्ट्स जो देखते हैं वही कंसेप्ट्स वही डेफिनेशंस आपको देखने हैं, लेकिन अभी जो नजरिया है आपका वो सेफ्टी ओरिएंटेड बताना है। जैसे अभी मैनेजमेंट सिस्टम सबको मालूम है, लेकिन अभी आपको सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम देखना है। जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट मालूम है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी देखना है। आपको डायरेक्शन कंसेप्ट मालूम है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टिंग सेफ्टी देखना है। अगर आपको कम्युनिकेशन जनरलाइज मालूम है तो आपको कम्युनिकेशन फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना है। तो सेफ्टी ओवरऑल आपको फोकस रखे, सेफ्टी कॉन्सेंट्रेट करके ये पूरे जो मैनेजमेंट के कंसेप्ट से इसको रिकॉल करना है, और यही सभी कंसेप्ट्स का आपको इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करना है आपके इंडस्ट्री में सेफ्टी के लिए। इंडस्ट्रीज मिनिमाइज, जो इंडस्ट्रीज में अलग अलग जो एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स इंजुरीज होते हैं या फिर जो हजार्ड्स और रिस्क लेवल होते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, और ओवरऑल एक आपके इंडस्ट्री में सेफ्टी कल्चर अच्छा बनना चाहिए, इसके लिए आपको वर्कआउट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले मैनेजमेंट के जो मेन कंसेप्ट्स हैं उसको रिकॉल करना चाहिए। तो अभी हम एक एक कंसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले ये मैनेजमेंट के फंक्शंस, जो सभी को मालूम है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये ओवरऑल डेफिनेशन क्या है सेफ्टी मैनेजमेंट का। तो सेफ्टी मैनेजमेंट इस तरह से डिफाइन होता है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो ये ओवरऑल सिस्टम इस्टेब्लिश करेगा, ये ओवरऑल सिस्टम रन करने के लिए मोटिवेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा सेफ्टी। तो ये सेफ्टी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करना होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना होगा, स्टाफिंग करना होगा, डायरेक्टिंग करना होगा, कंट्रोलिंग करना होगा। तो ये सभी चीजें अगर आपको करनी है सेफ्टी ऑब्जेक्टिव रह के, और ये सब लोग यहाँ पे मैन पावर और बाकी के सिस्टम्स यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगे, वो ओवरऑल कंसेप्ट बन जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आपका जो मेन फोकस है सेफ्टी, इसमें हर टाइम हर प्रोसेस में हर इंस्पेक्शन या हर ऑडिट में कुछ ना कुछ करेक्शंस या इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और आपका टारगेट रहना चाहिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो ये सिर्फ एक बार करने वाली एक्टिविटी नहीं है, आपको ये कंटिन्यू एक्टिविटी करते होनी होगी, और आपका जो मेन सेफ्टी ऑब्जेक्टिव है वो आपको अचीव करने के लिए ये एक्टिविटीज आपको रिपीटेशंस भी करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है बेसिकली सेफ्टी मैनेजमेंट। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स या मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी टारगेट्स, सेफ्टी प्रोग्राम्स, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव्स या टीम स्पिरिट। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रन हो सकता है। तो सबसे पहले ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो यहाँ पे ऑथोरिटी यानी कि आपको ये राइट है जो सब ऑर्डिनेट्स आपके होंगे वहां पे, या फिर आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ ऑर्डर देना। तो अगर आपको ये ऑर्डर देने का राइट होगा तो आपके पास ये पर्टिकुलर ऑथोरिटी होगी। जैसे कि अभी मुझे एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैं बाकी मैनेजर्स को, ऑफिसर्स को, वर्कर्स या सुपरवाइजर को कुछ ना कुछ ऑर्डर देता हूं कि आपको सेफ्टी ऑडिट के ओरिएंटेड या पर्टिकुलर लीगल रिक्वायरमेंट के ओरिएंटेड आपको ये मेंटेन करना जरूरी है। तो ये आप ऑर्डर दे सकते हैं, यानी कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर आपको ये अथॉरिटी है कि आपको सब ऑर्डिनेट्स को
लीगल रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ ना कुछ ऑर्डर दे सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे जो पर्सन सेल्फ मोटिवेट होके या फिर जो उसका जॉब प्रोफाइल होके उस हिसाब से उसकी कुछ ना कुछ ऐसा दायित्व है कि मुझे ये पर्टिकुलर काम ये पर्टिकुलर सिस्टम में पर्टिकुलर टाइम में और पर्टिकुलर मैनर में ही करना है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे सिंपल अगर एग्जांपल लेते हैं, आपके ओवरऑल इंडस्ट्री के प्रीमाइसेस में क्लीन लाइननेस यानी कि जो अभी हम बात कर रहे थे सेफ्टी ओरिएंटेड, अगर मिनिमाइज करने हैं आपको एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्लीनिंग करना जरूरी है। तो अगर आपका जो वर्क स्टेशन है, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, आपके एरिया में ही आपने खुद क्लीनिंग अगर रखी, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल प्रीमाइसेस में हर एक पर्सन अगर ऐसा करता है, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, तो ऑटोमेटिक ओवरऑल प्रीमाइसेस में क्लीनिंग होगी। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे ये सिंपल मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर से उसको फॉलो करने की होगी, या फिर जो आपको लीगल रिक्वायरमेंट बताई है वो फॉलो करने की होगी, या फिर जो आपको करेक्टिव एक्शन बताई है वो विद इन टाइम आपको करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट करनी होगी। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हो सकती है। जैसे ये अभी हम सब एग्जांपल्स इंडस्ट्रीज के दे रहे हैं, वैसे ही आप घर पे भी अगर रहेंगे तो एज अ फैमिली मेंबर आपकी कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं तो आपकी स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। जो एक ओवरऑल इंडिया का या महाराष्ट्र का या लोकल पर्सन का एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। तो ये बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे हो सकती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा ऑथोरिटी जो होती है वो ऑर्डर होती है, यानी कि उसको फॉलो करना ही होता है, वो आपको कंपल्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से फॉलो करते हैं, लेकिन जिनको ये समझ नहीं आता है, जिनकी कॉम्पिटेंसी कम पड़ती है, उनको ये समझाना पड़ता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो होती है। उसके अलावा है सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हमने डिटेल में बात की है कि एसओपीज जो हमने बनाए हैं वो सिस्टम्स को आपको फॉलो करना है। तो मशीनरीज को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एसओपी अलग हो सकती है, या फिर आपका ओवरऑल जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी अलार्म सिस्टम, सेफ्टी माउंटिंग एक्सेसरीज सिस्टम्स, या अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स हमको यूज करने हैं उसके लिए एक अलग सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है। या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, सभी पैरामीटर्स कंट्रोल करने के लिए शायद कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग सिस्टम हो सकती है। अगर कोई ऑडिटर, इंस्पेक्शन या सुपरवाइजर ने आपको कुछ करेक्शंस बताया है, तो वो एक करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि वो एक्सीडेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना जरूरी होता है, वो एक कापा सिस्टम होती है। तो ये अलग अलग सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके सेफ मैनेजमेंट सिस्टम, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर आ सकती है। उसके अलावा स्पेसिफिक यहाँ पे है मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आपके इंडस्ट्री में कोई ऐसा डेंजरस ऑपरेशन है, या फिर हजार्डस केमिकल है, या फिर फ्लेमेबल, या फिर एक्सप्लोजिव टॉक्सिक केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसी कोई हजार्डस प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे अगर मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं और उसके ओरिएंटेड अगर ऐसे कोई हजार्ड आपके इंडस्ट्री में प्रेजेंट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस होगी मेजर एक्सीडेंट कंट्रोल सिस्टम्स। तो यहाँ पर जनरलाइज गाइडलाइंस भी होते हैं और लीगल गाइडलाइंस भी होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे MSIHC रूल में भी स्पेसिफिक बात कही है, जो MH कंट्रोल सिस्टम ओरिएंटेड है। तो अगर कोई आप हजार्डस केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या स्टोरेज कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी गई है, वहां पे भी MH कंट्रोल सिस्टम, MH जो यूनिट्स होते हैं उसके गाइडलाइंस बताए हैं, उसके बारे में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान होना चाहिए।
या फिर अलग अलग जो MSDS जैसे कंसेप्ट्स वहां पे आपके पास होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए। अलग अलग जो टॉक्सिसिटी डेटा है या फिर आपके जो अलग अलग जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये अलग अलग चीजें यहाँ पे MH कंट्रोल सिस्टम में आती है। सेफ्टी टारगेट जो है, जैसे अभी मैक्सिमम केस में अगर आप देखेंगे तो 0 एक्सीडेंट, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज का यहाँ पे टारगेट होता है। कहीं पे किस इंडस्ट्रीज का ओशाज 18,000 टारगेट होता है, कहीं पे 45,000 का टारगेट हो सकता है, कहीं पे 0 इंजुरी या फिर नियर मिस मिनिमाइज करने का टारगेट हो सकता है। तो अलग अलग सेफ्टी टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है, जहाँ पे सेफ्टी कल्चर है, वो सेफ्टी अवार्ड्स के बारे में या सेफ्टी के अलग अलग लेवल्स के बारे में भी टारगेट रख सकते हैं। कहीं सेफ्टी प्रोग्राम्स रन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो नेशनल सेफ्टी डे होता है यहाँ पे वो कंडक्ट करना, या फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स लेना, जैसे कि सेफ्टी पोस्टर कंपटीशन है, या फिर सेफ्टी सर्वे है, या फिर सेफ्टी इंस्पेक्शन है, या फिर फोटो या वीडियो कंपटीशन जो सेफ्टी ओरिएंटेड होती है, जहाँ पे अनसेफ फैक्ट्स या अनसेफ कंडीशंस के बारे में अवेयरनेस एजुकेशन दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। उसके अलावा जो डिसिप्लिनरी केसेस या डिसिप्लिनरी एक्शंस होती है, तो वो भी आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताती है सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्योंकि जब तक आप लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते, जब तक आप आपके खुद के इंडस्ट्रीज के जो भी ऑर्डर्स, पॉलिसीज या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जब तक फॉलो नहीं करते, तब तक आपके ये जो सेफ्टी ओरिएंटेड जो टारगेट्स है वो अचीव करना डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रखना और डिसिप्लिनरी एक्शंस भी लेना नेसेसरी होगा। उसके अलावा है कम्युनिकेशन। तो जैसे टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई वर्कर को, हेल्पर को कोई प्रॉब्लम है तो वो टॉप मैनेजमेंट तक कम्युनिकेट होना चाहिए, चाहे वो सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, ऑफिसर्स या मैनेजर्स थ्रू हो, या फिर अगर टॉप मैनेजमेंट को कुछ कन्वे करना है वर्कर्स तक तो वो भी कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर कोई अमेंडमेंट आता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करती है, या फिर कोई ऑडिटर ने आपको कुछ स्पेसिफिक बात बताई है, तो टॉप मैनेजमेंट वहां पे आपको अलग अलग कम्युनिकेशन मीडिया थ्रू आपको कम्युनिकेट करेगा। और उसी तरह यहाँ पे अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई फैसिलिटीज की नीड होगी, या फिर स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर आपको कुछ बातें सजेस्ट करनी है, एडवाइस करनी है, तो वो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इनिशिएटिव्स है वो इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये खुद की हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद ले सकते हैं कि मुझे अभी ये पर्टिकुलर टारगेट मेरे डिपार्टमेंट में ये रखना है, तो उस हिसाब से मैं कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा, और आपके लीडर थ्रू आपके जो सब ऑर्डिनेट्स रहेंगे वो भी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो वैलिड सजेशंस है, जो वैलिड बातें हैं, वो इनिशिएटिव्स आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई साइन बोर्ड्स या साइन एजेस है, या फिर आपको एसओपीज बताइए, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर लिमिट बताए कि आपको ये इंजीनियरिंग कंट्रोल या पीपी का यूज करना है, तो वो आपको इनिशिएट करना चाहिए। तो अलग अलग इनिशिएशंस जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू वो अगर आपने स्टार्ट की, तो आपके सब ऑर्डिनेट्स या फिर जो आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे वो भी आपको फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो टीम स्पिरिट होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे जब आप एज अ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, लेकिन जब भी आपको ओवरऑल कॉमन टारगेट, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कॉमन टारगेट अचीव करना है, सेफ्टी ओरिएंटेड सेफ्टी टारगेट्स आपको अचीव करना है, तो टीम अगर काम करेगी तो ही टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। एज अ इंडिविजुअल आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पर्सन को एक लिमिटेशंस होते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसकी एक कैपेसिटी होती है, और उसी हिसाब से वो काम कर सकता है। तो इसीलिए अलग अलग ये जो टर्मिनोलॉजीज आती है, जैसे कि ऑथोरिटीज है, या फिर अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर डेलीगेशंस, या फिर डिसेंट्रलाइजेशंस, ये यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हर एक पर्सन को एक पर्टिकुलर काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और सभी एक ही टारगेट के ओरिएंटेड अगर काम करने लगेंगे तो ओवरऑल टीम के बेसिस पे आपके टारगेट अचीव करना सिंपल हो जाएगा। तो इसके लिए आपके जो लीडर्स है उसमें अच्छे क्वालिटीज होनी चाहिए, जिसकी वजह से
ये जो टीम स्पिरिट है वो मेंटेन हो सके, सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको कोई स्कोप मिल सके, और अलग अलग जो क्वालिटीज होती है वो लीडरशिप की अगर उसका आपने यूज किया तो उसके ओरिएंटेड भी टीम जो वर्क है वो टीम वर्क भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो ये अलग अलग सेफ्टी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ये शायद आपकी इंडस्ट्रीज में आपको सभी मालूम होंगे। उसके अलावा ये जनरल बेसिक्स में हमने जो मैनेजमेंट में पढ़ा था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉप मैनेजमेंट, ये मिडल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो ये अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर्स होते हैं, या फिर जिसको हम एमडी या जीएम कहते हैं, या फिर यहाँ पे ओनर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है। तो ये जो पर्सन्स पॉलिसी मेकिंग में या डिसीजन मेकिंग में काम करते हैं, तो ये टॉप मैनेजमेंट होता है। तो इनका मेन काम जो है ये स्पेसिफिक आपकी इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का मेन ओवरऑल टारगेट डिसाइड करना, फाइनलाइज करना, या फिर जो अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं वो अलग अलग डेजिग्नेशंस पे अलग अलग लोगों को अलग अलग अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, और फिर वहां पे डेलीगेशंस और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क फाइनलाइज करना, या फिर जो अभी सेफ्टी ओरिएंटेड कोई पॉलिसी है या हेल्थ ओरिएंटेड पॉलिसी है, वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसी है, एनवायरमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी है, तो ये पॉलिसीज उसके कमिटमेंट्स ये फाइनलाइज करना, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग जो मेजर डिसीजंस होते हैं, या फिर उसके अलावा जो बजटरी प्रोविजंस होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट्स होते हैं, ये सभी मेजर या इंपॉर्टेंट काम फाइनलाइज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे आता है। कहीं पे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखाई देंगे, कहीं पे आपको पार्टनर्स दिखाई देंगे, कहीं पे आपको ओनर्स दिखाई देंगे। तो ये सभी चीजें जो अल्टीमेट कंट्रोल रखते हैं सभी डिसीजंस के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, फाइनेंशियल सपोर्ट्स के बारे में, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, तो नॉर्मली जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या फिर कहीं पे मोटिवेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सेफ्टी ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे आपका प्रोडक्शन का प्रॉब्लम होगा, या फिर परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम होगा, या फिर कहीं पे आपको डिजाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे आपको कुछ ना कुछ रिसर्च करके कुछ मॉडिफिकेशन करना है या फिर करेक्शंस करना है। ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स या ऑफिसर्स की होती है। तो ये अभी डेजिग्नेशंस अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ऑफिसर्स या मैनेजर लेवल जो आते हैं, तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर अगर टॉप मैनेजमेंट ने इन्होंने टारगेट दिया कि आपको ये प्लान करना है, या फिर एग्जीक्यूट करना है, ये इरेक्शनिंग करना है, कमीशनिंग करना है, या फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये सेफ्टी ओरिएंटेड ये एक्सीडेंट या इंसिडेंट्स हो चुके हैं उसको मिनिमाइज करना है, तो ऐसे जो भी टारगेट्स होते हैं उनको वर्कआउट करके, उनको फाइनलाइज करके एग्जीक्यूट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। लो लेवल मैनेजमेंट जो होता है, तो यहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर्स या इंजीनियर्स या ट्रेनर्स जो होते हैं या ट्रेनी होते हैं, ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर टॉप लेवल से जो पर्कुलेट हुआ है टारगेट मिडल लेवल तक, और मिडल लेवल में जब आपको काम करना है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि आपको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना है, या फिर आपको सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर फाइनलाइज करनी है, तो उसके लिए भी जो जानकारी होगी वो भी आपको लो लेवल मैनेजमेंट से लेनी होगी। जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, जो इंजीनियरिंग का कंट्रोल करते हैं, या फिर जो रिपेयरिंग मेंटेनेंस का वर्क करते हैं, ये सभी लोगों से आपको हेल्प लेनी होगी, तभी ये फाइनलाइज हो सकता है। तो ये जो भी डेटा है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, इसके ओरिएंटेड जो भी डिटेल होंगे वो आपको लो लेवल मैनेजमेंट से मिलेंगे, और फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट उसको थॉट प्रोसेस करके वैलिडेशन करेगा, और फाइनलाइज होने के बाद अप्रूवल जो होगा वो टॉप मैनेजमेंट से लिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्क है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो परचेसिंग हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो सेफ्टी ओरिएंटेड बहुत सारे एक्टिविटीज हो, या एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज हो, हेल्थ ओरिएंटेड एक्टिविटीज हो, वेलफेयर ओरिएंटेड एक्टिविटीज हो, बहुत सारी चीजें ये अलग अलग कम्युनिकेशन थ्रू ही फाइनलाइज की जा सकती है। इसीलिए ये अलग अलग लेवल्स के मैनेजमेंट है और उनके अलग अलग अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है।
तो यहाँ पे अगर आप टाइप ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे तो उसमें मेनली लाइन मैनेजमेंट या स्टाफ मैनेजमेंट या लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट होता है। तो लाइन मैनेजमेंट जो है वो ये मैनेजमेंट होते हैं जहां पर ये एम्प्लॉइज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, या फिर जहां पे डिलीवरी करनी है आपको प्रोडक्ट्स की, या फिर जहां पे सर्विसेज डायरेक्टली आपको देने हैं कस्टमर्स को। तो ये ऐसे लोग जो एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करते हैं वो लाइन मैनेजमेंट में। तो जैसे ही आपके इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमन वर्डिंग यहाँ पे यूज करते हैं कि मैं ये लाइन पे काम करता हूँ, वो लाइन पे काम करता हूँ, यानी कि वो लाइन का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है और उसी ओरिएंटेड वो काम कर रहा है। जैसे प्रोडक्शन की एक लाइन सेपरेट हो सकती है, सर्विसेज के लिए सेपरेट हो सकती है, मेंटेनेंस के लिए अलग हो सकती है। तो ये जो लाइन वाले जो पर्सन है, एम्प्लॉयज हैं, वो सब लाइन मैनेजमेंट में आते हैं और उनका एक जो मेन पर्सन होता है वो उसको लाइन मैनेजर कहा जाता है। तो जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया प्रोडक्शन लाइन है, तो प्रोडक्शन के लिए जो भी मैनेजर यहाँ पे होगा तो वो लाइन मैनेजर हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अलग अलग प्रोडक्शन की लाइंस है तो उसके लिए अलग अलग लाइन मैनेजर वहां पे डेप्यूट होंगे। और हर एक लाइन मैनेजर के अंडर जो भी पर्सन्स आते हैं, सबऑर्डिनेट्स आते हैं, उनके अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अलग अलग जो ऑपरेशन है, अलग अलग जो टारगेट्स है, वो लाइन मैनेजर डिसाइड करेगा। उसके अलावा जो स्टाफ मैनेजमेंट होता है, जैसे कि मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ये सबऑर्डिनेट्स वो उनको अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, ये सब स्टाफ के अंडर आते हैं। तो बहुत सारी जगह ये स्टाफ की थोड़ी थोड़ी वैरायटी ऑफ डेफिनेशन है, लेकिन नॉर्मली जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल या मिडिल लेवल को सपोर्ट करने वाले जो स्टाफ होते हैं वो सब स्टाफ मैनेजमेंट में आते हैं। चाहे वो अभी जैसे कहीं जगह पर्सनल डिपार्टमेंट होता है या फिर एचआर डिपार्टमेंट होता है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पर भी अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग जो वर्किंग स्टाइल के हिसाब से ये अलग अलग स्टाफ डेप्यूट किए रहते, तो ये भी स्टाफ मैनेजमेंट के अंडर आ जाते हैं। तो हर एक का अलग अलग यहाँ पे रोल होगा। अभी उसके अलावा ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी आपने मैनेजमेंट में पढ़े हैं, तो ये मैनेजमेंट के बेसिक कंसेप्ट्स आपको रिकॉल करने हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको उसको वर्कआउट करना है। जैसे ऑथोरिटी, तो ऑथोरिटी मींस यहाँ पे हमने बात की थी कि लीगल या राइट्स क्या होता है। तो लीगल रिक्वायरमेंट जैसे अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर, अगर ऐसे डेजिग्नेशन आपके इंडस्ट्री में होगा तो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑफिसर का यहाँ पे मीनिंग है कि वो पर्सन जो डिग्री होल्डर है या मिनिमम 2 डिग्री होल्डर के साथ मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस है और उसने डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है, तो उसको राइट्स है जो भी सेफ्टी ऑफिसर्स की लीगल ड्यूटीज हैं जो फैक्ट्री एक्ट में बताई गई है, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में बताई गई है, उस हिसाब से काम करने के लिए। तो वो बाकी सबऑर्डिनेट्स को अलग अलग ऑर्डर भी दे सकता है। तो यहाँ पर उसकी ये ऑथोरिटी हो गई, ये हो गई लीगल अथॉरिटी। अभी कुछ जगह जहां पे डेजिग्नेशन दिया है वो चाहे वो क्वालिफाइड पर्सन ना हो लेकिन उसके इक्विवेलेंटली उसको कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो या फिर ऑन द स्पॉट डिसीजन के लिए हो या फिर जो करेक्टिव या क्विक एक्शन या फास्ट एक्शन अगर आपको लेनी है, जरूरत है, तो वो पर्सन को शायद कुछ राइट्स दिए जाते हैं कि आप ये राइट्स वहां पे उस टाइम को ले सकते हैं। तो ऐसे सारे जो राइट्स होते हैं ये भी अथॉरिटी के अंडर आते हैं। तो नॉर्मली ये मैनेजरियल लेवल पे बहुत सारे राइट्स या पावर होते हैं और उसके बाद में फिर सुपरवाइजर, इंजीनियर्स या अलग अलग ऑफिसर लेवल पे अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। तो ये जो भी आपको ऑर्डर देना है, आपको कुछ कमांड करना है या फिर सब ऑर्डिनेट्स का कुछ पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए बताना है और ये कंपल्शन है ये बताना है, तो उसको हम कहेंगे ऑथोरिटी ऑफ दैट पर्सन। तो जो भी कमांड कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है, चाहे वो लीगली हो या पर्टिकुलर पावर थ्रू हो, उसको हम ऑथोरिटी कहते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जो सबऑर्डिनेट्स है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ये ड्यूटी है कि जो भी सुपीरियर कहे या फिर जो भी आपके ऑफिसर्स या मैनेजर कहे वो सभी बातें आपको फॉलो करनी है, माननी है। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है या फिर ये गलत डायरेक्शन से जा रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं और आपके डिस्कशन थ्रू भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ये वैलिड डायरेक्शन दी गई है आपको और ये पर्टिकुलर ऑर्डर दी गई है,
तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको वो फॉलो करके आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन कॉमन टारगेट है या सेफ्टी टारगेट से उसको अचीव करना। जब तक आप ओवरऑल एज अ टीम काम नहीं करेंगे, टीम मेंबर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो सकता है। फिर है अकाउंटेबिलिटी। तो ये एक टर्मिनोलॉजी ऐसी है जहां पे आपका जो परफॉर्मेंस है, आप जो ड्यूटी कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस मेजर करना है। तो जब ये परफॉर्मेंस मेजर करेंगे और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आपका जो टारगेट रहेगा उस हिसाब से वो वहां पे मेजर होगा, तो वो बन जाएगी अकाउंटेबिलिटी। यानी कि ये शायद नंबर टर्म्स में आ सकता है, परसेंटेज टर्म में आ सकता है, अलग अलग जो मीडियाज है उसके थ्रू भी ये रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये जैसे अभी हमने बात की कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ये काम करना है, आपको फॉलो करना है, तो ये भी अकाउंटेबिलिटी में आएगा। तो आपने जो भी अथॉरिटी ने आपको बात कही है, तो आपने कितनी परसेंट उसको माना है? 80% माना है तो आपका 80% जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड वहां पे बन सकता है। कहीं जगह बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स है जहां पे ये अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसे कुछ फॉर्मेट्स है जहां पे आपको 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक होता है, या फिर आपके अलग अलग जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वो आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे आपको परफॉर्मेंस चेक करते हैं और उसके बेसिस पे फिर आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो डिसाइड होती है, और फिर आपका जो फ्यूचर है उसके बेसिस पे ही डिसाइड हो जाता है। तो कुछ चीजें आपको जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आपकी इसमें परफॉर्मेंस में गारंटेड आने ही वाली है। जो ऑप्शनल है शायद वहां पे अगर आपने वो की है तो वो मोटिवेशन बेसिस पे यहाँ पर भी ऐड हो जाएगी, एड ऑन अवेलेबल की। तो ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। और एक कंसेप्ट यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? तो जो भी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे स्पैन आता है। तो ये सुपरवाइजर या मैनेजर या इंजीनियर्स, ये जो होते हैं ये मिडिल लेवल पे आएंगे, या फिर जो MDGM है वो वहां पे टॉप लेवल पे आएंगे। तो ये जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं वो सबऑर्डिनेट्स यानी कि मैनेजर्स या DGMs या जो भी डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से बहुत सारे पोस्टिंग से यहाँ पे डेजिग्नेशन हैं, वो सबऑर्डिनेट्स को कुछ एक्टिविटीज बताएंगे और फिर वो जो है उनके सबऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ बताएंगे। तो ये ओवरऑल टॉप टू बॉटम जो अलग अलग डेजिग्नेशंस या एम्प्लॉयज है और उसके अलग अलग जो अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ओवरऑल सिस्टम को कहा जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। उसके अलावा जो हमने बात कही थी अभी कि ओवरऑल आपको टीम वर्क, टीम में काम करना है और आपको कॉमन टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव करना है, तो उसके लिए आपको डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होगी। तो यहाँ पर जब तक आप डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन का यूज नहीं करेंगे तब तक आपका ओवरऑल टारगेट अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डेलीगेशन क्या होता है? तो डेलीगेशन यहाँ पे जो ऑथोरिटी पास होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो यहाँ पे ये डेलीगेशन हो सकता है सबऑर्डिनेट्स को। अगर ये डाउनवर्ड असाइनमेंट होता है तो ऑथोरिटी जो सुपीरियर होगी वो सुपीरियर ऑथोरिटी आपको जो भी यहाँ पे सबऑर्डिनेट होगा उसको ऑथोरिटी डेलीगेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज मैं एब्सेंट रहने वाला हूं तो मेरी जो ऑथोरिटी है मैंने दूसरे लोगों को दे दी, तो वो हो गया डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। अगर आपको लगता है कि ये सभी बातें ओवरलोड हो रही है, मुझे अभी ऑथोरिटी थोड़ी सी डेलीगेट करनी चाहिए, तो इसको हम डेलीगेशन ऑफ पावर कहते हैं। तो ये डेलीगेशन हो सकता है। तो ये कुछ लोगों को जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको ये अथॉरिटी दी जा सकती है, ये डेलीगेशन या फिर पावर जो है उन लोगों को दे सकते हैं, तो इसको कहेंगे डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो डिसेंट्रलाइजेशन में ओवरऑल वर्क जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सिस्टमेटिक मैनर से, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और कुछ जो भी पावर्स या अथॉरिटी है उसके बेसिस पे। तो जैसे अगर हमने टॉप मैनेजमेंट का टारगेट है अभी हमको 0 एक्सीडेंट अचीव करना है, तो वो खुद अचीव नहीं कर सकते, तो टॉप मैनेजमेंट जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनको अलग टारगेट देता है,
और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो लो लेवल मैनेजमेंट को अलग अलग टारगेट्स देते हैं और फिर सभी मेंबर सभी एम्प्लॉइज कुछ ना कुछ वर्कआउट करके वहां पे आपका ओवरऑल जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो अब ये सिंगल पर्सन या 1-2 पर्सन या 5-10 लोग यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क भी जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मुझे ये पावर से मुझे ये नॉलेज है, अभी ये मैं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा बहुत सारा वर्क है जो सिंगल पर्सन से हो नहीं पाएगा और वहां पे फिर ओवरलोडिंग या फ्रस्ट्रेशन पॉसिबल है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन हर एक इंडस्ट्री में नेसेसरी है। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी नेसेसरी है, डेलीगेशन भी नेसेसरी है, अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नेसेसरी है, तभी आप ये ओवरऑल जो मैनेजमेंट कंसेप्ट है आप स्मूथली यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपके जो कॉमन टारगेट से आप इजिली अचीव कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था ओवरऑल मैनेजमेंट्स, उसके अलग अलग प्रिंसिपल्स और अलग अलग लेवल्स और टर्मिनोलॉजी। अभी ये जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में जो हम बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट के जो बारे में बात कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट का इंडस्ट्रियल सेफ्टी ओरिएंटेड टारगेट अचीव करने के लिए क्या रोल है? तो जैसे आपको पता है हर एक पर्सन का हर एक डेजिग्नेशन पे हर एक लेवल पे हर एक का रोल अलग अलग होता है। जैसे कि ये पिक्चर में भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि ये ओवरऑल जो आपको टारगेट अचीव करना है उसके लिए हर एक गियर का हर एक मैकेनिज्म अलग अलग होगा, हर एक की कैपेसिटी, हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक का क्वालिफिकेशन, हर एक की ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होगी। उस हिसाब से वो वर्कआउट करेंगे, लेकिन एज अ होल ओवरऑल आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी ओरिएंटेड जो सेफ्टी टारगेट्स है वो आपको अचीव करने के लिए अलग अलग अच्छी प्लानिंग करनी होगी और अलग अलग पॉलिसीज डिसाइड करके आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको प्लानिंग करना। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी ओरिएंटेड जो भी सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने हैं एज अ मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स आपको डिसाइड करने हैं कि आपको एग्जैक्टली अचीव क्या करना है। आपको फिर सेफ्टी पॉलिसी बनानी है, सेफ्टी के प्रोग्राम्स अलग अलग बनाने हैं, जो भी बजटरी प्रोविजंस होगी सेफ्टी ओरिएंटेड वो भी आपको फाइनलाइज करनी है और उसके ओरिएंटेड फिर आपको जो प्लानिंग करके बजटरी प्रोविजन रख के आपको एग्जीक्यूशन बाद में करना है। तो सबसे पहले आपको प्लानिंग एग्जैक्टली क्या करना है, उसका पर्पस क्या है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहला काम है आपका पॉलिसी डिसाइड करना। तो हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट ओरिएंटेड पॉलिसी जो है ये लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है और हर एक इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट भी होता है। तो ये पॉलिसी डिसाइड करने टाइम आपके पॉलिसीज के अंडर जो रिटन कमिटमेंट्स जो होते हैं वो फाइनलाइज करने के लिए भी बहुत सारी थॉट प्रोसेस करनी होती है। जैसे कि आपकी इंडस्ट्री को एग्जैक्टली एनवायरनमेंट ओरिएंटेड क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, सेफ्टी ओरिएंटेड क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, हेल्थ ओरिएंटेड क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, वो सब टारगेट अचीव करने के लिए फिर आप क्या क्या करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सेफ्टी कमिटी है, सेफ्टी मेंबर्स है, फिर हर एक के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स या उसकी फंक्शनिंग हो सकती है। जो भी आपके सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपके अलग अलग जो रिस्क असेसमेंट के टेक्निक्स या मेथड्स आप क्या अडॉप्ट करने वाले हैं, इन सभी चीजों के लिए आपके पास जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सफिशिएंट है या नहीं, या फिर आपको एडिशनल फैसिलिटीज अगर चाहिए, एडिशनल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एडिशनल हेल्प चाहिए, तो फिर उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। और फिर सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने के लिए अलग अलग जो इन्वेस्टिगेशन मेथड होते हैं, करेक्टिव एक्शंस मेथड या प्रिवेंटिव एक्शंस जो टेक्निक्स होती है वो आपको कैसे अचीव करना चाहिए, उसके लिए प्लानिंग आपको करना जरूरी है। फिर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का उसके हिसाब से भी आपके हर एक डिपार्टमेंट में जो की पर्सन्स होते हैं वो की पर्सन्स का यहाँ पे रोल क्या होना चाहिए, वो की पर्सन्स की जो भी कैपेबिलिटीज है उसका कैसे यूज किया जाए, उसके लिए भी यहाँ पे प्लानिंग होगी। फिर अगर इन केस कोई प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, तो इमरजेंसी प्लानिंग या जो ऑन साइट प्लान, ऑफ साइट प्लानिंग जो होती है, इवैक्यूएशंस का जो प्लान होता है वो भी आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है। और ये सभी एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए या फिर ये सिचुएशंस हैंडल करने के लिए आपको मॉक ड्रिल लेना भी जरूरी होता है।
तो चाहे वो फायर ओरिएंटेड मॉक ड्रिल हो, इवैक्यूएशन ओरिएंटेड मॉक ड्रिल हो, ऑन साइट या ऑफ साइट ओरिएंटेड मॉक ड्रिल्स हो, ये सभी का भी प्लानिंग आपको करना होगा। फिर जो एसओपीज होते हैं अलग अलग मशीनरीज के, अलग अलग प्रोसेसेस के, या फिर बहुत सारी चीजों की, ये एसओपीज का प्रिपरेशन करना भी आपको यहाँ पे जरूरी होगा, तो उसके लिए भी अलग से प्लानिंग होगी। और फिर जो स्पेसिफिक आपके इंडस्ट्री में सेफ्टी ओरिएंटेड जो हजार्ड्स और रिस्क अवेलेबल है, उसके ओरिएंटेड भी आपको कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। जैसे कि यहाँ पे टूल टैकल्स या प्रेशर वेसल की बात कही है, कहीं जगह बॉयलर्स भी हो सकते हैं, कहीं जगह डिस्टिलेशन या एब्जॉर्प्शन कॉलम हो सकते हैं, कहीं जगह बहुत सारे फ्यूल्स यूज होते हैं, हजार्डस केमिकल यूज हो सकते हैं, हजार्डस प्रोसेस यूज हो सकते हैं, डेंजरस सिचुएशंस या डेंजरस ऑपरेशंस यूज हो सकते हैं। तो ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टेस्टिंग फैसिलिटीज, लीगल रिक्वायरमेंट या बाइंडिंग हो सकती है। ये सभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, और उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एडिशनल काम करना है तो उसके ओरिएंटेड आपको प्लानिंग करना जरूरी होता है। तो सेफ्टी फोकस रख के इंडस्ट्री में आपको सेफ्टी कल्चर डेवलप करने के लिए सेफ्टी के जो टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए सबसे पहली स्टेप होगी प्लानिंग करना। तो ये प्लानिंग में अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पे आते हैं, और ये पर्पसेस आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप प्लानिंग ठीक से कर पाएंगे। तो नेचर ऑफ प्लानिंग क्या होती है, इसमें प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, या फिर जो भी परसेवेंस होना वो प्लानिंग का क्लियर होना चाहिए, या फिर जो इफिशियंसी वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना एफिशिएंट काम करना है, ओवरऑल सेफ्टी ओरिएंटेड, या फिर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कल्चर कैसा होगा, अगर जहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कोई इशू होता है तो उसको पहले सॉल्व करना होगा, तभी ये प्लानिंग ठीक तरह से हो सकती है। जैसे कि अगर आपको फैसिलिटी की जरूरत है और परचेस मैनेजर का ही यहाँ पे अगर रोल क्लियर नहीं है, या फिर अगर टॉप मैनेजमेंट लेवल ने आपको फंडिंग प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की नहीं है, तो ये ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। तो ये अलग अलग पर्संस का अलग अलग रोल होता है, उसके हिसाब से ये प्लानिंग का नेचर अलग अलग हो सकता है। तो कुछ प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, या फिर जो प्राइमरी फंक्शन है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या आपको फ्यूचर का जो प्लानिंग है उसके हिसाब से भी आपको प्लानिंग करता आना चाहिए। तो कहीं पे ये फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग होती है, कहीं पे ये जो चॉइस ओरिएंटेड, प्राइमरी ओरिएंटेड, प्रायोरिटी ओरिएंटेड, या फिर सेफ्टी ओरिएंटेड, ये ऐसे अलग अलग नेचर की यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे स्कोप क्या है प्लानिंग का, तो ये अलग अलग फैक्टर्स आपको इंडिकेट करते हैं यहाँ पे प्लानिंग का स्कोप क्या है। जैसे कि इनएक्यूरेसी है, टाइम कंजम्पशन है, रिजिडिटी है, या फिर कॉस्ट है, या एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, फॉल्ट इन प्लानिंग सिस्टम, या फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग अमंग मैनेजर्स, या फिर अनसर्टेनिटी, रेजिस्टेंस टू चेंज, या फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स लाइक लीगल, इकोनॉमिक और सोशल टेक्नोलॉजिकल। तो ये अलग अलग फैक्टर्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे प्लानिंग में इंप्रूवमेंट करने के लिए, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए आपको बहुत सारा स्कोप है। जैसे कि अगर कोई प्रोसेस या प्रोसीजर एक्यूरेट नहीं होती है तो उसको करेक्ट करने के लिए आपके पास चांस है। जहां पे आपको ज्यादा टाइम लगता है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपके पास स्कोप है, वहां पे रिसर्च करने के लिए या करेक्शंस करने के लिए। जो रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर कोई प्रोसीजर बहुत रिजिड बनाई है तो वहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। जहां पर हाई कॉस्टिंग चली जा रही तो वहां पे कॉस्ट मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जहां पे मैनेजमेंट का एटीट्यूड ही ठीक नहीं है तो उनको कन्विंस करने के लिए आपने कुछ ना कुछ प्लानिंग करना चाहिए, अलग अलग एक्टिविटीज थ्रू, या अलग अलग रेफरेंसेस थ्रू, या अलग अलग एग्जांपल्स देके आपको ये स्कोप है कि मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है वो चेंज करने के लिए। या फिर कहीं कुछ सिस्टम्स में कुछ फॉल्ट्स होते हैं तो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग यूज करके जो फॉल्ट्स है वो मिनिमाइज आप कर सकते हैं। और फिर जो ट्रेनिंग्स होती है, एजुकेशन होता है, अवेयरनेस होता है, अगर मैनेजर्स को ही ये इसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है या उसके जो टेक्निक्स है वो पता नहीं है तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, और इसीलिए प्लानिंग को यहाँ पे स्कोप है। तो ऐसे बहुत सारे एंगल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे अलग अलग स्कोप यहाँ पे अवेलेबल होगा। अभी प्लानिंग की प्रोसीजर क्या होगी, तो ये जैसे हम नॉर्मली जैसे
मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पढ़ा है उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोसीजर होगी। सिर्फ आपका मेन टारगेट यहाँ पे सेफ्टी ओरिएंटेड प्लानिंग का है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डेवलप करना ये पहला पॉइंट होगा, या फिर जो टास्क है वो डेवलप करना, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, फिर जो पर्सन्स है, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस है, उनके साथ डिस्कशन करना, और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो जो भी आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका यूज करके आपको ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए क्या क्या बातें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, क्या क्या टास्क करनी पड़ती है, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, उसके लिए ये आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा। और फिर जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसको ट्रैक करना चाहिए कि ये इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन परफेक्ट हुआ है या नहीं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, गड़बड़ी है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए आपको असेसमेंट टेक्निक्स भी यूज करना पड़ेगी। और फिर जो प्लान करेक्टेड है, मॉडिफाइड वर्जन में आता है, तो वो प्लान फाइनलाइज करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और फिर यहाँ पे आप जो ओवरऑल प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ये प्लान फाइनलाइज हो चुका है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको ये अलग अलग पर्सन्स या की पर्सन्स या जो टीम मेंबर्स है उनकी जरूरत होगी, और फिर उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। रेंज ऑफ प्लानिंग एक कंसेप्ट होता है जो हमने बात की थी कि कुछ प्लान शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ प्लान मीडियम टर्म होते हैं और कुछ प्लान लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अगर स्पेशली हम बात करेंगे शॉर्ट पीरियड के लिए, अगर हम देखेंगे यानी कि सिर्फ इस साल का या फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर की हम बात करेंगे तो उसको हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं। तो मुझे सिर्फ अभी नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, या फिर ये क्वार्टर में क्या करना है, या फिर हाफ ईयर में या ईयर में क्या करना है, इसके लिए अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी है तो उसको शॉर्ट टर्म प्लान्स कहते हैं। तो सेफ्टी ओरिएंटेड, एक पर्टिकुलर मशीनरी ओरिएंटेड, पर्टिकुलर एसओपी ओरिएंटेड, या फिर कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव करने के लिए आपको जो प्लानिंग करनी होगी वो शॉर्ट टर्म प्लान में होगी, जो पर्टिकुलर लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए हो सकती है। तो चाहे वो ट्रेनिंग ओरिएंटेड हो सकती है, कोई इंस्पेक्शन या ऑडिटिंग टेक्निक्स के ओरिएंटेड हो सकती है, कुछ एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड हो सकती है, कोई पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट करनी है या चेंज करनी है उसके लिए हो सकती है, कहीं पे रिपेयर मेंटेनेंस की टास्क हो सकती है, और कहीं पे कुछ फैसिलिटीज या इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट परचेस का प्लान हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल है जो लेस देन 1 ईयर ओरिएंटेड होते हैं। जहां पर आपको प्लानिंग जो है मोर देन 1 ईयर में आती है, लेस देन 5 इयर्स में आती है। तो नॉर्मली 1 to 5 इयर्स ड्यूरेशन में अगर होता है तो उसको हम इंटरमीडिएट या मीडियम टर्म प्लान कहते हैं। तो अगर कोई चीजें ऐसी होती है कि जो 5 साल तक आपको वर्कआउट करनी है, जैसे कि इमरजेंसी प्लानिंग होती है, या जो इमरजेंसी की फोरकास्टिंग होती है, या फिर कोई रिफ्रेशर कोर्स होता है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आपको शायद वर्कआउट करना जरूरी होगा। तो ये मीडियम टर्म प्लान होगा। और जो मोर देन 5 इयर्स या 10 इयर्स प्लान, 15 इयर्स प्लान या 20 इयर्स प्लान ऐसे जो नॉर्मली होते हैं उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहते हैं। तो गवर्नमेंट भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसे 5 इयर्स 10 इयर्स के प्लान्स होते हैं जिसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा है। उसी हिसाब से इंडस्ट्रीज में भी सेफ्टी ओरिएंटेड, एनवायरमेंट ओरिएंटेड, क्वालिटी ओरिएंटेड या अलग अलग जो ओवरऑल टारगेट्स होते हैं उसको अचीव करने के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कहीं आईएलओ रिकमेंडेशंस या कन्वेंशंस में कुछ बात डिसाइड हो चुकी है और फिर वो कंट्रीज को टारगेट दिया है कि आपको अगले 10 साल में ये कंप्लीट करना है, फिर एज अ कंट्री, एज ए इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ओवरऑल स्टेट लेवल को कुछ टारगेट देगी और स्टेट लेवल आपको पर्टिकुलर कुछ टारगेट देगी। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं और स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आप क्या कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी और फिर बाद में एग्जीक्यूशन करना होगा। तो ये 5, 10, 15, 20 साल के जो टारगेट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ जाते हैं। तो ये अलग अलग रेंज ऑफ प्लानिंग है। कुछ टाइप्स होते हैं प्लानिंग के, जैसे कि ये कुछ प्लान बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन आपका मेन टारगेट होगा तो ये प्रोडक्शन प्लान होगा। अगर आपका मेन सेल टारगेट है तो ये सेल्स प्लान होगा। अगर आपका फाइनेंस ओरिएंटेड कोई प्लानिंग है तो ये फाइनेंशियल प्लान है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक्सपेंशन प्लान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लान है, ट्रेनिंग प्लान है, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्लान है, रिफॉर्म ओरिएंटेड प्लान है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल जो
जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसके ओरिएंटेड उसका जो प्लानिंग हो सकता है। बेस्ड ऑन टाइम, जैसे अभी हमने बात की शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म, लेस देन 1 ईयर, 1 to 5 years या मोर देन 5 years। तो ऐसे जो प्लानिंग होते हैं वो बेस्ड ऑन टाइम हो गए। जो सिंगल यूज प्लान है कि जैसे कि आपको वन टाइम ही काम करना है, बजट एक प्रोविजन आपको फाइनलाइज करनी है फाइनेंशियल ईयर के लिए, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसका प्रोग्राम बनाना है, तो वो सिंगल यूज प्लान होगा। और जहाँ पे रिपीटेड यूज प्लान होते हैं या फिर स्टैंडिंग प्लान जिसको बोलते हैं, तो वहां पे कुछ पॉलिसीज होती है। जैसे कि हमने इस साल कुछ पॉलिसी बनाई और फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने के बाद जो भी सजेशंस आए, तो वहां पे कुछ वैलिड सजेशंस थे, और फिर आपके कमेंटमेंट में या फिर जो पॉलिसी के टर्मिनोलॉजीज है या फिर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें अगर आपको चेंज करने की जरूरत लगे, तो शायद आप 2-3 साल के बाद या 4-5 साल के बाद वर्कआउट करके आप ये पॉलिसीज में भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई एसओपीज बताने हैं, तो एसओपीज जब इंप्लीमेंट करने के बाद कुछ लोगों को पता चला कि ये सीक्वेंस गलत है, या फिर ये एसओपीज में ये ऐड होना चाहिए, या फिर कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशंस में अमेंडमेंट आ चुके हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तो वहां पर भी आपकी जो प्रोसीजर है वो कंडीशन चेंज हो सकती है। तो ये रिपीटेड प्लान में आ सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ यहाँ पे प्लान है। इसमें एक कंसेप्ट है MBO, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है। तो ये किस लिए होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए होता है। तो उसको कहेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो ये प्रोसेस क्या होगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो डिफाइन करना, उसके बाद में वो मैनेजमेंट के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनको कन्वे करना, और ऑर्गेनाइजेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव अचीव करना। तो ये ओवरऑल प्रोसेस में ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है अगर वो इंप्रूव होता है, तो ये होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। आपका ये गोल है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल। फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो चुके हैं कि मुझे ये गोल अचीव करने के लिए मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। फिर यहाँ पे कंटिन्यू मॉनिटरिंग होगी कि हर एक पर्सन का जो ऑब्जेक्टिव था उसकी जो एक्टिविटीज करनी चाहिए, तो एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज के हिसाब से उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है या फिर उन्होंने कैसे प्रोग्रेस की है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर करेक्शंस क्या होने चाहिए, या फिर अगर ये मेंबर्स ने ही कुछ आपको सजेशंस दिए हैं, इनपुट्स दिए हैं, फीडबैक दिए हैं कि यहाँ पे ये चेंजेस होने चाहिए, तो ये फीडबैक के बेसिस पे चेंजेस हो गए। और फिर से ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो नॉर्मली साल में एक बार होता है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक होता, और उसके बाद में जो भी आपके फॉर्मेट्स होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे इवैल्यूएशन होगा कि ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल हमने टारगेट किया था वो कहाँ तक हमने अचीव किया है। अगर अचीव नहीं किया है तो कहाँ पर प्रॉब्लम से, कहाँ पे लूप होल से, और फिर ये जो परफॉर्मेंस जो है उसको इंप्रूव करने के लिए या जो ऑर्गेनाइजेशंस का गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या एनहांसमेंट करना चाहिए। अगर ये प्रोसीजर में जो चेंजेस होते हैं तो ये ओवरऑल प्रोसेस बन जाती है MBO, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अभी यहाँ पर कुछ पॉलिसीज जो होती है, जैसे हमने एग्जांपल बताया था सेफ्टी पॉलिसी या HSE पॉलिसी, SHE पॉलिसी, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज करते हैं। लेकिन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ये मैंडेटरी होती है, जो महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल में रूल नंबर 73 के अंडर होती है। तो ये अगर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स अलग अलग जो इंडस्ट्रीज में होते हैं उनको फाइनलाइज करना और फिर बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ पर भी जरूरत है। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, कहीं पे कुछ स्टैंडर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, कहीं पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ओरिएंटेड होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया MFR, या फिर आपके एनवायरनमेंट के एक्ट्स के ओरिएंटेड भी कुछ पॉलिसीज होती है। कई जगह आपको ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स ओरिएंटेड कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना होता है, कहीं पे प्लानिंग करना होता है, और जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो लीगल जो कंप्लायंस है उसके बेसिस पे भी कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आपको करनी होती है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस क्या होती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन की या पॉलिसी मेकिंग की। तो ये सिंपल स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है, जैसे कि फेज 1 इनिशिएशन, फेज 2 जनरेशन, फेज 3 इंप्लीमेंटेशन और फेज 4 इवैल्यूएशन। फेज 1 इनिशिएशन यानी कि जो भी पॉलिसी आपको प्रिपेयर करनी है, फॉर्मुलेट करनी है, मेक करनी है,
तो उसको बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना है एक्शन। तो जो इनिशिएशन है वो इनिशियल एक्शन होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका मेन एजेंडा क्या है उसका आपको टारगेट फाइनलाइज करना होगा कि आपका यहाँ पे अगर क्वालिटी अच्छी है लेकिन आपके एनवायरमेंट ओरिएंटेड इश्यूज है, तो एनवायरमेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स आपको टारगेट रखने चाहिए या आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसके ओरिएंटेड ये पॉलिसी फाइनलाइज करनी चाहिए। अगर आपको लगता है सेफ्टी ओरिएंटेड आपके पास इश्यू है तो सेफ्टी ओरिएंटेड आपके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी चाहिए और वो फाइनलाइज करना। आपको लगता है कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज है या फिर जो इंडस्ट्रियल हाइजीन हमारे यहाँ पे मेंटेन नहीं होता है, तो उसके ओरिएंटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वहां पे वो टारगेट रखने चाहिए। फिर ये जो पॉलिसी होगी उसके इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग क्या होंगे, उसकी एनालिसिस कैसे होगी और फिर इसमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उसको उनको यहाँ पे एंगेज कैसे करना होगा, उनसे फीडबैक कैसे लेना होगा और फिर ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है अलग अलग जो डेजिग्नेशन या अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंडर, तो उनका कोऑर्डिनेशन भी कैसे होना चाहिए, इसके बारे में ये सभी थॉट प्रोसेस फर्स्ट फेज इनिशिएशन में होगी। सेकंड जो फेज है वो जनरेशन, यानी कि एक्चुअल पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट या प्रिपेयर करने की। जो डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी ड्राफ्टिंग के फाइनलाइजेशन, वर्डिंग, कमिटमेंट, सेंटेंसेस है वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है, लेकिन लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो थॉट प्रोसेस करेगा, लो लेवल मैनेजमेंट से इनपुट लेगा और फिर फाइनल अप्रूवल जो होगा वो टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे करके देगी। फिर ये अगर पॉलिसी फाइनलाइज होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन एक स्टेप होगी कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूट करना। और फिर ये फोर्थ फेज होगी यहाँ पे इवैल्यूएशन, कि ये जो पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट की है हमारी इंडस्ट्री में ये पर्टिकुलर टारगेट या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका जो परफॉर्मेंस है या फिर हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स कितना अचीव हुआ है, अगर जो नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है, उसके ओरिएंटेड जो भी इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करना, लूप होल्स या जो अलग अलग वीकनेसेस है वो सॉर्ट आउट करना और फिर उसके ओरिएंटेड करेक्टिव एक्शंस लेना। तो ये अलग अलग जो फेजेस है उसके ओवरऑल प्रोसेस से पॉलिसी फॉर्मुलेशन या मेकिंग की। तो इसमें अभी स्पेसिफिक जो एक फेज है वो है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको सभी एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे जब पॉलिसी फाइनलाइज होती है तो उसमें जो कमिटमेंट होता है उसको अचीव करने के लिए आपको अलग अलग कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, जैसे टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर या फिर लो टू मिडल, मिडल टू टॉप, ये अलग अलग यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज है। तो जहां पर लोकल पर्सन या वर्कर एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर सेक्शन या डिपार्टमेंट का काम करेगा, उसका एक टारगेट एजेंडा स्पेसिफिक रहेगा ओवरऑल जो पॉलिसी है इंप्लीमेंट करने के लिए। और जो मेन यहाँ पे ओनर होगा या पार्टनर होगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा तो उसका एक पर्टिकुलर टारगेट अलग हो सकता है, लेकिन सभी लोगों का मिला के जो भी ओवरऑल पॉलिसी है उसके जो कमिटमेंट्स है जो टॉप मैनेजमेंट ने दिए हैं उसको अचीव करने का ही कॉमन टारगेट हो सकता है। सेकंड है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो अगर ठीक तरह से किया गया, क्लियरली किया गया, तो ही ये थोड़ा एग्जीक्यूशन अच्छा हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकता है। जैसे कि अगर टॉप टू मिडल और मिडल टू लो लेवल मैनेजमेंट को, सब ऑर्डिनेट्स को अगर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाया है कि आपको एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, तो फिर यहाँ पे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको जहां पर भी जिसको हम एम्बिग्यूटी कहते हैं कि आपको ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे कोई डाउट है, तो वो क्लैरिफिकेशन करना जरूरी होता है। चाहे वो वर्कर या हेल्पर को भी अगर क्लियर नहीं है कि हमारी पॉलिसी क्या है और हम क्या कर रहे हैं, तो शायद वो सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर लेवल को पूछ सकते हैं। और मैनेजर्स को अगर क्लियर नहीं है तो वो टॉप मैनेजमेंट को भी पूछ सकते हैं। अगर ये क्लैरिफिकेशन हम कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं और उससे सॉर्ट आउट करते हैं कि पॉलिसी एग्जैक्ट क्या है, कमिटमेंट्स क्या है और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको क्या करना जरूरी है, तो ही ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो पाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल के अलग अलग जो मेंबर्स होते हैं उनके अलग अलग जो प्रोसेस है या फिर प्रोसीजर्स है, अलग अलग एजेंसीज है, ये सभी इन्वॉल्व होगी और ये सब मिला के पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स है या फिर आपको क्लियर नहीं है,
तो वहां पे कंफ्लिक्ट या कंपटीशन करने की जगह आपको हेल्दी एनवायरनमेंट में डिस्कशन करना या डिबेट करना सुटेबल होगा, और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट्स लेना सुटेबल होगा। अगर ये होता है तो ये पॉलिसी जो भी आपने डिसाइड की है वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट होगी। इसके ओरिएंटेड एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड नेक्स्ट टर्म है ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हमने डिप्लोमा डिग्री लेवल पे पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और यहाँ पे अभी आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी और ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी। तो सेफ्टी ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग टास्क जो है वो आपको वर्कआउट करना है। जैसे अभी हमने बात की कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप सेफ्टी कल्चर देख लेते हैं, अगर सेफ्टी कल्चर वहां पे डेवलप है तो ऑब्वियसली वहां पे मैक्सिमम सेफ्टी जो नॉर्म्स है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, और हर एक वर्कर को ये जो सेफ्टी ओरिएंटेड टारगेट्स है वो उसके बारे में क्लियरिटी है, वो पॉलिसीज के बारे में क्लियरिटी है, सेफ्टी के टारगेट्स के बारे में क्लियरिटी है, और उसके हिसाब से ये सभी जो एक्टिविटीज है सेफ्टी ओरिएंटेड ये सब हो रही है, और तभी वहां पे सेफ्टी कल्चर डेवलप हो सकता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेफ्टी कल्चर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये एक मैनेजमेंट इन डिफरेंट वेज है, जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है, फंक्शंस कुछ हो सकता है मैनेजमेंट का, तो वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। तो कुछ एक्टिविटीज थ्रू, प्रोसेस थ्रू, फंक्शनिंग थ्रू मैनेजमेंट जो वर्कआउट करता है उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, और वो ओवरऑल सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एक डायनामिक वे हो सकता है प्रोसेस में, जहां पर ये स्ट्रक्चर एग्जैक्ट हो सके, या स्ट्रक्चर के जो अथॉरिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्लियर हो सके, और फिर यही सभी जो स्ट्रक्चर हमने फाइनलाइज किया है उसको मेंटेन करना भी यहाँ पे जरूरी होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एक कंसेप्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर लेता है। तो ये नॉर्मली स्टैटिक स्ट्रक्चर जिसको स्केलेटन कहते हैं, तो ये डिसाइड कर लेता है, और उसके हिसाब से टॉप टू बॉटम रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज भी आपको पता चल जाती है, और कम्युनिकेशन जो होता है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ये भी आपको क्लियर हो जाता है, और फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है कॉमन गोल वो अचीव करना सिंपल हो जाता है। तो ये एक सिंपल एक बिजनेस यूनिट होता है जहां पे कॉमन गोल तो ऑब्वियसली सबसे पहले प्रॉफिट है, लेकिन उसके अलावा सेफ्टी है, उसके अलावा एनवायरनमेंट है, उसके अलावा हेल्थ है, और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे टारगेट्स यहाँ पे हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे आपके डिसाइड हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होंगी, जो भी प्रोसेसेस होंगी, जो भी फंक्शंस होंगे, जो मैनेजमेंट वर्कआउट करेगी, उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे, और अगर सेफ्टी आपका टारगेट है तो उसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफाइन करते हैं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर या प्रोसेस है जहां पे अलग अलग जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स है अलग अलग सेक्शंस या डिपार्टमेंट से आते हैं, लेकिन सेफ्टी ओरिएंटेड अगर फंक्शंस करते हैं, सेफ्टी ओरिएंटेड जो भी ड्यूटीज है, जो भी अथॉरिटीज ने उनको बताई है, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अगर क्लियर आप कर पाते हैं तो ये होता है सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी आपके सेफ्टी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए जो भी आप काम करते हैं ये सब सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। तो इसका नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि सिंपल लैंग्वेज में आपको सेफ्टी कल्चर अगर आपको डेवलप करना है तो ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी जरूरी होती है। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ओवरऑल फ्रेमवर्क, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अथॉरिटीज जो भी है, या अलग अलग टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। जैसे कि फैसिलिटेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर फंक्शंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करने वाले हैं फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करनी है,
या फिर जो ग्रोथ आपको करनी है, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आपको करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, या फिर ह्यूमन बीइंग्स ओरिएंटेड उनको कुछ मोटिवेशन देना है, चाहे वो फाइनेंशियल मोटिवेशन हो, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन हो, उनको एनकरेजमेंट देना है, या फिर उनकी क्रिएटिविटी बढ़ानी है, या फिर रिसर्च एक्टिविटीज आपको बढ़ानी है, या फिर जो इफिशियंसी है उनकी वो बढ़ानी है, और वो सभी बातें मिनिमम कॉस्टिंग में अगर आपको करनी है तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है। तो ये आपको सेफ्टी ओरिएंटेड टारगेट रख के आपको ये अलग अलग आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल थ्रू भी आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ सकते हैं। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट्स लीडरशिप, या क्लैरिटी ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर एक्सेप्शन प्रिंसिपल। ऐसे अलग अलग प्रिंसिपल्स भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। जैसे कि यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल क्या है, कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है यूनिटी ऑब्जेक्टिव। अगर आपके यहाँ पे जो भी सब ऑर्डिनेट्स अवेलेबल है, तो ये अगर सब ऑर्डिनेट्स, कोई भी सब ऑर्डिनेट कहीं पर भी अगर रिपोर्ट कर सकता है, वैलिड सजेशन दे सकता है, तो ये स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका अच्छा है। उसके अलावा जो कमांड है, तो जैसे कि अभी नॉर्मली वन सुपरियर या सुपरवाइजर या वन बॉस होना चाहिए, अगर ये ठीक है तो ये यूनिटी ऑफ कमांड है। अगर मल्टीपल बॉस या मल्टीपल वहां पे अगर कमांड देने वाले पर्सन होंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर इफिशियंसी कम हो सकती है। जो कमांड एग्जैक्टली कहां से कहां आनी चाहिए, उसकी किसको क्या अथॉरिटी दी गई है, इसमें अगर क्लैरिटी होगी, जैसे कि टॉप टू बॉटम नॉर्मली होते हैं, वो होता है स्केलर प्रिंसिपल। और जो भी अलग अलग एम्प्लॉयज मेंबर्स जो हर एक चीज में अगर वो आपको कोऑर्डिनेट करते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन सबको मालूम है, और लीडरशिप्स और जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके अलावा है फंक्शनल डेफिनेशंस। तो फंक्शंस या ड्यूटीज आपकी क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक पोजीशन, हर एक डेजिग्नेशन का एक अलग अलग जॉब प्रोफाइल होता है, तो उसके हिसाब से वर्कआउट करना ये फंक्शनल डेफिनेशन के अंदर रहेगा। हर एक पर्सन की अलग अलग इफिशियंसी हो सकती है, तो ऑप्टिमम लेवल पे उसकी अगर इफिशियंसी लाते हैं तो ओवरऑल आपका टारगेट अच्छा अचीव हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग, कुछ पर्सन्स की कैपेबिलिटीज अच्छी होती है, पोटेंशियल अच्छा होता है, लेकिन वो उसके इफिशियंसी से काम नहीं करते, उसकी वजह से भी यहाँ पे ओवरऑल एवरेज या इफिशियंसी वो मिनिमाइज हो सकती है। कुछ लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, अगर आप उसको फ्लेक्सिबल रखते हैं, प्लस माइनस करने के चांसेस रखते हैं, या उसको अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, और उसमें से अगर अच्छा रिजल्ट आता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, तो अगर यहाँ पे कुछ स्टेबल एम्प्लॉयज भी होते हैं, जिनका मिनिमम रिक्वायरमेंट या जो टारगेट होता है उनका पर्सनल लेवल पे वो अगर अच्छे होता है, तो वो स्टेबल हो जाते हैं, और फिर वो अलग अलग चैलेंजेस जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए भी आगे आ सकते हैं। जहां पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज है, एग्जीक्यूशन के इश्यूज है या फंक्शंस है, तो ये भी यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहेगा, क्योंकि इंडक्शन ट्रेनिंग नए लोगों के लिए हो सकती है, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद भी ट्रेनिंग हो सकती है, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए रिफ्रेशर कोर्स हो सकता है। तो ये सभी बातें कंटिन्यू बेसिस पे रहेगी, जो है कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। उसके बाद में जो डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन की हमने बात की थी, तो यहाँ पर भी एक बैलेंस बनाना चाहिए कि एक ही पर्सन या दो ही पर्सन को बहुत ज्यादा ओवरलोड और एक दो लोगों को कुछ भी काम नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें बैलेंस रखना आपको जरूरी होगा। उसके अलावा जो डिवीजन ऑफ वर्क है, तो एक मेंबर को जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या टास्क दी है, तो उसको उसी हिसाब से फोकस करके उसको काम करना चाहिए, तो वो फंक्शन अच्छी तरह से करेगा, उसमें से अच्छा आउटपुट ला सकता है। एक ही मेंबर को अपने अगर चार चार अलग अलग टास्क दे दी, तो वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि अगर लार्ज स्केल कंपनी है, आपके मल्टीनेशनल कंपनी है, और आपने हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, फायर, ये सभी बातें अगर एक ही पर्सन को बताई, तो वो फोकस नहीं कर पाएगा।
तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, फायर डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, हेल्थ ओरिएंटेड डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। जहां पर स्मॉल स्केल कंपनीज है या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स कम है या फिर जो भी एक्टिविटीज है वो कम है, तो वहां पे हम समझ सकते हैं। लेकिन जहां पर ऐसी बातें हैं तो ये अलग अलग पर्सन को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ही सुटेबल होगा। उसके अलावा जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, यानी कि आपको टॉप टू बॉटम जो भी बात कही गई कि यही डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो उसी डायरेक्शन में सभी लोगों को काम करना है, तो ये सिंपल होगा, इजी होगा और सब लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। वहां पे कोई एम्बिगिटी नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा, सभी बातें जो है वो क्लियर होगी। तो वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर जो सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी है, जो अभी हमने बात की कि मैक्सिमम बातें अगर आप सिंपल वे में समझाएंगे, सिंपल जो लॉजिक है, सिंपल एग्जाम्पल्स है उससे अगर समझाएंगे और टॉप टू बॉटम अगर सबको क्लैरिटी बन जाती है, तो आपका जो ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी जो है, सेफ्टी टारगेट जो है वो अचीव करना थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अभी नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जैक्टली क्या है, कोऑपरेशन आपके यहाँ पे कैसा है, उसकी रिलेटेड एक्टिविटीज क्या होती है, या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके ओरिएंटेड फंक्शंस या ड्यूटीज क्या है। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स आते हैं या फिर ग्रुप्स आते हैं, डिविजन्स आते हैं, फिर यहाँ पे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी या डेलीगेशंस जो आता है, या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस आते हैं उसके अलग अलग एलिमेंट्स, उसका इंपॉर्टेंस, या जो रिलेशनशिप है मैन टू मैन या जॉब टू जॉब या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट है वो कैसा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो वो रिलेशनशिप वहां पे ऑर्गेनाइजिंग नेचर अलग अलग हो सकता है। या फिर आपका जो फंक्शंस के बेसिस पे भी ऑर्गेनाइजिंग नेचर अलग होगा, या फिर जो फ्लेक्सिबिलिटी है या एनवायरमेंटल चेंजेस है उसके बेसिस पे भी कुछ नेचर चेंज हो सकता है, या फिर जो चैलेंजेस है उसके बेसिस पे चेंज होगा, या फिर जो सुपरविजन या जो मैकेनिज्म है कोऑर्डिनेशन का उस पे भी चेंज होगा, या फिर जो कम्युनिकेशन का चैनल है उस पे भी चेंज हो सकता है। जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या सिस्टमैटिक फंक्शनिंग की बात आती है, पॉलिसीज की बात आती है, प्रोसीजर्स की बात आती है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग चेंज हो सकता है। तो ये अलग अलग जो कंपोनेंट्स है या नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, जो हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अभी सिंपल अगर एग्जांपल लेंगे तो कुछ इंडस्ट्रीज में कंपलसरी रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, लेकिन वो सिर्फ मेल थ्रू ही कम्युनिकेट होता है। कहीं जगह कंपलसरी हार्ड पेपर पे ही आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा, कहीं जगह मोबाइल्स या वॉकी टॉकी या जो एक सिस्टम्स होते हैं उससे भी कम्युनिकेशन चला जाता है, कहीं जगह व्हाट्सएप जैसे जो मीडिया है वहां पर भी कम्युनिकेशन चल रहा था। तो ये डिपेंड्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज क्या है, आपके टॉप लेवल के जो व्यूज है उसके हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स अचीव करना है, यही इंपॉर्टेंट बात है। आप किस मीडिया को यूज करते हैं, आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टारगेट अचीव करना। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप यूज करके हो, ईमेल यूज करके हो, हार्ड कॉपी यूज करके हो या ओरल कम्युनिकेशन थ्रू, तो जो भी आपको ऑर्डर्स देना है, जो भी आपको फंक्शंस या ड्यूटीज कंप्लीट करनी है, वो अगर होती है और आपका आउटपुट आता है, तो चाहे आप कोई भी नेचर का ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करें, तो उससे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजिंग फॉर सेफ्टी है, ऑर्गेनाइजिंग का जो सेफ्टी टारगेट्स है वो अचीव होता है या नहीं, और उसके लिए फिर आपको जो मॉडिफिकेशन या करेक्शंस क्या क्या करनी चाहिए उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सेफ्टी ओरिएंटेड। जैसे अभी हमने डिप्लोमा डिग्री लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो चार्ट पढ़ा है वो जनरलाइज पढ़ा था, जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेफ्टी ओरिएंटेड। तो यहाँ पे ये डायरेक्टर ऑफ सेफ्टी या हेल्थ और एग्जीक्यूटिव हो सकता है, उसके अंडर सेफ्टी डिपार्टमेंट होगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट में मैनेजर या चीफ सेफ्टी ऑफिसर होगा। उसके अलावा ये जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर अलग से हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, और वहाँ पे चीफ फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर मेन कंट्रोल करेगा। फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीन डिपार्टमेंट हो सकता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट एक पोस्ट होती है
जो पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा या डिग्री इंडस्ट्रियल हाइजीन का करने के बाद यहाँ पे आ सकता है। तो ये यहाँ पर अगर आप आइडियली देखेंगे तो यहाँ पर आपको एमडी या डायरेक्टर के बाद आपको एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग दिखता है, सेफ्टी मैनेजर अलग दिखता है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ का जो चीफ फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर वो अलग दिखता है, और इंडस्ट्रियल हाइजीन अलग दिखता है। और फिर इसके अंडर अलग अलग स्टाफ यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी अभी सेफ्टी ऑफिसर्स रहते हैं, फिर यहाँ पे सेफ्टी मैनेजर्स रहते हैं, या फिर जनरल मैनेजर सेफ्टी का हो सकता है, डेप्टी जनरल मैनेजर सेफ्टी का हो सकता है, या फिर आज की डेट में जैसे सेफ्टी स्टीवर्ड्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग डेजिग्नेशन यहाँ पे आ सकते हैं। उसी तरह ये एनवायरमेंट में भी आएंगे, जो एनवायरमेंटलिस्ट होता है, बी एनवायरमेंट या फिर एमएससी एनवायरमेंट जो पर्सन होते हैं, उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए मैनेजर या ऑफिसर्स बनाया जाता है। और फिर चाहे आपका जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है आपने, जैसे कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ इश्यू है, या फिर आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फैसिलिटीज में कुछ इश्यू है, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इश्यू है, तो ये इश्यूज सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट रहती है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की, उसको कंप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग मैन पावर की जो यहाँ पे जरूरत होगी उसके क्वालिफिकेशन के अलावा। फिर यहाँ पे जो अभी हमने बात की तो ऑक्यूपेशन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसमें डॉक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर भी यहाँ पे आएगा, एनवायरमेंट का जो एडवाइजर ये आएगा, एनवायरमेंट इंजीनियर भी आएगा, और यहाँ पे अलग अलग जो टेस्टिंग्स होती है उसके लिए लैबोरेटरीज भी यहाँ पे आएंगे। तो आपके इंडस्ट्री लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है या स्मॉल स्केल है, उसके बेसिस पे ये स्ट्रक्चर डिजाइन होगा। तो जहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे ये सभी बातें अवेलेबल होनी चाहिए। और फिर उसके अंडर जो सेफ्टी ऑफिसर है, जैसे अभी हमने बात की, सेफ्टी सुपरवाइजर हो सकता है, वर्कर हो सकता है, सेफ्टी कमेटी होगी, उसके अलग अलग मेंबर्स होंगे, फिर उसके अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर सेफ्टी है। हर एक मेंबर का, हर एक पर्सन का अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग फंक्शन होगा, लेकिन ओवरऑल टारगेट यही होगा कि जो सेफ्टी टारगेट से उसको अचीव करना। यहाँ पे और एक कंसेप्ट है सेफ्टी ओरिएंटेड, तो वो है डायरेक्टिंग सेफ्टी। तो आपको मालूम है कि अगर सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस का टारगेट अचीव करना है, तो एक ही डायरेक्शंस में सभी लोगों ने काम करना चाहिए, तभी आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम अभी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग दिए, जैसे कि यहाँ पे रिक और ब्रेच ने बताया कि डायरेक्टिंग इज द गाइडेंस, या फिर ये इंस्पिरेशन है, लीडरशिप है, जो पर्सन या यहाँ पे आपको बताते हैं कि यही डायरेक्शन में आपको काम करना है, इसी टाइम पीरियड में काम करना है, और यही पाथ जो है उसको फॉलो करना है, तभी आपका टारगेट अचीव हो सकता है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी है। तो ये भी एक डायरेक्टिंग होगा जो मेन फोकस करता है गाइडेंस। डायरेक्टिंग दूसरे एक्सपर्ट से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कंसर्न करेगा टोटल मैनर, कि मैनेजर का इन्फ्लुएंस क्या है और उसके ओरिएंटेड उसके सबऑर्डिनेट के एक्शंस क्या होते हैं। तो जैसे अगर मैनेजर ने बताया कि आपको ये टास्क करनी है, इसी हिसाब से टास्क करनी है, ये एसओपीज है या ये लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके सबऑर्डिनेट्स को उन्होंने अगर बताया तो उसी हिसाब से वर्कआउट हुआ है, तो ये भी एक डायरेक्शन देना है। तो ये भी फाइनल एक्शन जो होगी वो मैनेजर फाइनलाइज करेगा, लेकिन सबऑर्डिनेट्स ने अगर जो भी बातें इंप्लीमेंट की उसमें अगर कुछ लोग बोल सकते हैं तो वो भी करेक्ट करके उसको एक पर्टिकुलर पाथ देना, ये भी डायरेक्शन होता है। तो अभी ये जो जनरल डायरेक्शन है इसको अभी हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। तो सेफ्टी टारगेट्स आपको अचीव करने के लिए डायरेक्टिंग फॉर सेफ्टी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर अलग अलग जो प्रोसेसेस होती है उसमें अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर इशू करना या फिर इंस्ट्रक्शन देना। तो ये जो ऑर्डर आप इशू कर रहे हैं या फिर इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, और जो भी जिसको भी आप ऑर्डर दे रहे उसकी कैपेबिलिटीज में होनी चाहिए। तो ये
ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का एग्जाम्पल है या स्टेप है जहां पे आप ये ऑर्डर दे सकते कि ये हमको टारगेट अचीव करना है तो इसके लिए आपको ऐसा ऐसा काम करना होगा। उसके अलावा जो गाइडेंस है, अगर आपने जो ऑर्डर दिया है, जो इंस्ट्रक्शन दी है, उसको अगर क्लियर नहीं समझ में आते हैं, उसको कोई डाउट है, तो आपको उसको गाइडेंस देना जरूरी है। उसका जो वर्क चल रहा है उसका सुपरविजन करना भी जरूरी है, क्योंकि जो भी टास्क कंप्लीट करनी है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है कि नहीं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली, वो भी आपको चेक करना है। तो ये भी डायरेक्शन के अंडर ही स्टेप्स आ जाती है। उसके नेक्स्ट में जो भी आपके डिसिप्लिन फाइनलाइज हो चुके हैं, जो भी आपको मोटिवेशन या एनकरेजमेंट देने की जरूरत है, तो वहां पर भी ये जो डायरेक्शन देने वाला पर्सन है वो वहां पे ऑब्जर्व करके आपको दे सकता है। तो इंस्पिरेशन देना या मोटिवेशन देना, एनकरेजमेंट देना या अवार्ड्स देना, रिवॉर्ड्स देना, या फिर जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए वही डायरेक्शन में स्पीडीली, इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और सेफली अगर काम करने का जो गाइडेंस बताता है, ये सभी डायरेक्टिंग स्टेप्स में प्रोसेसेस आ जाती है, अलग अलग स्टेप्स आ जाती है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं डायरेक्टिंग की, जैसे कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्ट सुपरविजन या गुड कम्युनिकेशन, अप्रोप्रिएट टेक्निक या स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्रहेंशन या गुड लीडरशिप या फॉलो अप। तो यहाँ पे हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो भी अलग अलग पर्सन्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, अलग अलग एम्प्लॉयज यहाँ पे इन्वॉल्व है, जो नॉर्मल कॉमन टारगेट्स के लिए, गोल्स के लिए काम कर रहे हैं, उसमें उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनका खुद का और बाकी लोगों का केयर लेना चाहिए। तो ये हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। उसके अलावा जो हमने यूनिटी ऑफ कमांड की बात की थी कि एक ही सिंगल पर्सन अगर ऑर्डर देगा तो वो सिंपल होगा थोड़ा, और जो डायरेक्शन है जो भी आपने बताई है उसके बाद में भी सुपरविजन करना भी जरूरी है, और जहां पर जरूरत हो तो वहां पर क्लैरिटी के लिए आपको कम्युनिकेशन करना भी जरूरी होगा। तो ये गुड कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। तो डिपेंड से आपका कम्युनिकेशन किस अलग अलग मीडिया थ्रू हो सकता है, तो हम कम्युनिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलग अलग टेक्निक्स जो होते हैं, सुपीरियर को कुछ कम्युनिकेट करने के लिए या सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये अलग अलग अप्रोप्रिएट टेक्निक भी आपको यूज करनी चाहिए, या नहीं यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी आ सकता है। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजीज भी यूज होती है, जैसे कि फॉर्मली यहाँ पे स्ट्रेटेजीज अलग हो सकती है, इनफॉर्मली भी अलग हो सकती है, लेकिन आपको इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और सेफली मैनर से आपको सेफ्टी टारगेट्स अचीव करना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो भी आपको ऑर्डर्स बताए हैं वो अगर क्लियर, कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल होते हैं तो उसका प्रिंसिपल है कॉम्प्रहेंशन। और जो भी ये लीडरशिप्स के अंडर ये काम चल रहा है, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडर जो कहते हैं, जो गुड लीडर कैसे होना चाहिए उसके कुछ एलिमेंट्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, तो ये अगर होते हैं तो ये गुड लीडरशिप प्रिंसिपल्स के अंडर आएगा। और जो भी आपको ऑर्डर बताया है तो वो फॉलो करना जरूरी है, वो फॉलो अप में आएगा। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल से डायरेक्टिंग के, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया है कि जो भी आपको कंप्लीट करना है टारगेट, उसके लिए आपका एक्शन इनिशिएट करने के लिए डायरेक्शन जरूरी होती है। अगर आपको डायरेक्शन ही मालूम नहीं है तो आप एक्शन इनिशिएट नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर आपको जो भी डायरेक्शन से जाना है तो अलग अलग मेंबर से अगर आपको हेल्प लगती है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होगा। जो भी अलग अलग इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन होगा, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजिग्नेशन के हिसाब से जो भी जॉब प्रोफाइल होगा उसी हिसाब से आपको काम करना है, ये भी डायरेक्शन बताता है। तो जहां पर भी ये रेजिस्टेंसेस होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मिनिमाइज करना है, या फिर बैलेंसिंग करना है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में, या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं उसके सभी बातों के लिए यहाँ पे डायरेक्शन आपको हेल्प करेगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है। तो जैसे अभी हमने ये प्रिंसिपल्स देखे थे, तो ये प्रिंसिपल से एक बार दिखाया, जैसे कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव है, या फिर लॉर्ड कंट्रीब्यूशन होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, एफिशिएंट कंट्रोल होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, इफिशिएंसी, डायरेक्ट सुपरविजन, फॉलो थ्रू, कॉम्प्रहेंशन और फीडबैक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो ये अलग अलग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही डायरेक्शन चलता है।
तो ये प्रिंसिपल्स जो है उसके भी अलग अलग टेक्निक्स है। तो अलग अलग टेक्निक में ये कौन से काम करता है डायरेक्टर? एक तो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दूसरा है सुपरविजन, तीसरा है ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन। यानी कि आप सबऑर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं रिटर्न में, ओरली कम्युनिकेशन या मेल थ्रू, मोबाइल थ्रू, जो भी है, या फिर आप रिटर्न में उसको या हार्ड कॉपीज में ऑर्डर दे सकते हैं, ओरली भी ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आपके जो भी काम चल रहा है उसका सुपरविजन उसका हो सकता है, और जो भी अथॉरिटीज है उसका डेलीगेशन, जो भी पावर है उसका डेलीगेशन भी हो सकता है। तो अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप जो अथॉरिटी है आपके पास उसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का भी यूज करके आपको जो कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर सकते हैं, टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये अलग अलग जो टेक्निक्स है, ये 4 टेक्निक थ्रू भी डायरेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे कि सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, ये डायरेक्टर के अलग अलग एलिमेंट्स भी यहाँ पे होते हैं। सुपरविजन थ्रू भी हो सकता है, लीडरशिप अच्छी होगी तो उससे थ्रू भी अचीव हो सकता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा उससे थ्रू भी अचीव होगा, इनकरेजमेंट, मोटिवेशन अगर आप देंगे चाहे वो फाइनेंशियल हो, नॉन फाइनेंशियल हो, उससे भी डायरेक्शन अच्छी हो सकती है, इफेक्टिव हो सकता है और आपका टारगेट इजीली अचीव हो सकता है। तो ये एलिमेंट पे डायरेक्शन चलता है। तो कुछ जो आपको टारगेट्स अचीव करने हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लीडर का। तो जो लीडर होता है तो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है लीडरशिप। तो यहाँ पे अगर लीडर अच्छा होगा तो आपको मालूम है ओवरऑल प्रोजेक्ट का काम या ओवरऑल सेफ्टी का काम, सेफ्टी के टारगेट्स अचीव करना सिंपल हो जाता है, और इसीलिए लीडरशिप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपको मैनेजर्स हो या फिर डीजीएम हो, जीएम हो, एमडी हो, वो शायद आपका एक कोई लीडर हो सकता है या फिर ओनर हो सकता है, लीडर हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे बिजनेस कर रहा है और उसके अंडर आपको काम कर रहा है, उसके जो कॉमन गोल्स डिसाइड हो चुके हैं उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ टास्क बताता है, वो यहाँ पे लीडर होगा। और उसके अलग अलग लीडरशिप की डेफिनेशन भी यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बताए, जैसे कि यहाँ पे कोन्स ने बनाई कि यहाँ पे लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फॉलो एन अचीवमेंट कॉमन गोल। कॉमन गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे आपको जो इन्फ्लुएंस करता है, आपके ऊपर जो इम्पैक्ट करता है वो है लीडर, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लीडरशिप। तो ये कुछ एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर नेचुरल ऑब्जेक्टिव। तो कुछ नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स के भी अचीव करने के लिए भी यहाँ पे जो लीडरशिप क्वालिटी है वो हो सकती है, और वो लीडर का आप पे इम्पैक्ट होगा। जैसे कुछ लोगों पे अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उनका इम्पैक्ट है, कुछ लोगों पे कुछ अलग जो लीडर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग लीडर्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपका जैसा नेचर है उसके बेसिस पे वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आपकी लीडर की और आपकी अगर फ्रीक्वेंसी मैच होती है, थिंकिंग मैच होती है, तो ओवरऑल टारगेट्स अचीव करने में, स्मूथ फंक्शनिंग करने में सभी बातें सिंपल हो सकती है। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस लीडरशिप की हो सकती है। तो इसमें लीडर का मेन फंक्शन क्या है, रोल क्या है? तो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन या ड्यूटी वही है कि कॉमन जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ये अलग अलग जो सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज है उनको कम्युनिकेट करे और उनको सभी क्लैरिफिकेशन दे, और फिर उनको काम करने के लिए मोटिवेशन या एनकरेजमेंट दे। तो यही मेन लीडर का काम है। तो यहाँ पर ये लीडर की जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसके बेसिस पे उसका इन्फ्लुएंस होगा, फिर उसका गाइडेंस की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन की अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है, या फिर इंस्पिरेशन देने की, मोटिवेशन देने की अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती है। तो हर एक लीडर के अलग अलग जो भी कैपेबिलिटीज होगी उसके हिसाब से वो काम करेगा, लेकिन वो वर्क जो है, वो काम जो है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली होना चाहिए। और जो भी आपके फॉलोअर्स होंगे वो फॉलोअर्स ने आपका काम या इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर आपको फॉलो करके कॉमन गोल अचीव करने के लिए काम करना चाहिए। यही उसका मेन अल्टीमेट एम होगा। तो जो भी फॉलोअर्स होंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको सॉर्ट आउट करना, या फिर फॉलोअर्स ने अगर कुछ प्रॉब्लम्स बताए उसको कुछ अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन करना, या फिर उनकी जो फैसिलिटीज होती है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, या फिर कुछ लोगों को नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की जरूरत होती है
तो वो बताना, या फिर जिनको गाइडेंस की जरूरत है उसको गाइडेंस करना। तो ये अलग अलग जो ड्यूटीज है, ये ड्यूटीज ही मेन लीडर की। तो यहाँ पे जो हमने बात की थी कि अगर एक अच्छा लीडर यहाँ पे आपको मिल जाता है तो बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। तो ये अच्छे लीडर की जो एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी। तो यहाँ पे अगर वो लीडर ही खुद एनर्जेटिक होगा, खुद ही इतना एनर्जेटिक रहेगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा काम करेगा, तो ऑटोमेटिकली बाकी के लोग भी उसको फॉलो करेंगे। तो फिजिकल और मेंटल फिटनेस मेंटेन करना यहाँ पे जरूरी होता है, क्योंकि फिजिकली भी आप फिट चाहिए, मेंटली भी फिट चाहिए, स्टेबल चाहिए, तभी आपकी एनर्जी लेवल हायर साइड पे होगी और फिर बाकी के लोग आपको फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो टीचिंग एबिलिटी है, जैसे कुछ लोगों को समझ में आता है, खुद वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो शायद दूसरों को बताने में, कन्विंस करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, या फिर उनमें वो पोटेंशियल नहीं होता है। तो यहाँ पर लीडर में टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए। भले ही उसको 50% समझ में आया हो, तो वो 50% जैसे कि वैसे वो सब फॉलोअर्स को देना आना चाहिए। वो टीचर की या जो एबिलिटी होती है वो यहाँ पे लीडर के पास होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी भी इसके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इश्यूज होते हैं, तो वो कुछ बायस स्टेट में जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ अगर इश्यूज होते हैं तो वो एक फ्रस्ट्रेशन में, या फिर उसको जल्दी से गुस्सा आना, ये स्टेज में जा सकता है। तो ये इमोशनल बातें थोड़ा सा बैलेंस करनी चाहिए। जैसे ही अगर कोई इशू होता है तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से उसको वर्कआउट करके ही आपको कंक्लूजन या सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। ना कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपका दिमाग ठीक तरह से नहीं चलेगा और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसके अलावा है एम्पैथी। तो यहाँ पे ये एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट, कि जो उसने गलत किया ये ऐसा कंक्लूजन निकालने के पहले उसका एग्जैक्टली व्यू क्या था वो आपको समझ में आना चाहिए, और वो आपकी एबिलिटी होनी चाहिए कि तुम बताओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुआ था, और फिर वो समझने की जो एबिलिटी है उसको हम एम्पैथी कहते हैं। फिर ऑब्जेक्टिविटी है कि सभी जो एम्प्लॉयज है या फॉलोअर्स है उनका ऑब्जेक्टिव सेम है, कॉमन गोल है, ये समझाना है, ये ऑब्जेक्टिविटी। फिर इंथुजियाज्म है कि जहां पर जो प्रॉब्लम अगर ठीक तरह से समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए। जैसे कि कोई अगर लीडर या हायर लेवल डेजिग्नेशन का भी पर्सन होगा तो वो शायद वर्कर हेल्पर को भी पूछ सकता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, या फिर इसमें लूप होल्स क्या है, या फिर आपके सजेशंस क्या है। तो ये इंथुजियाज्म थ्रू ये वर्कआउट हो सकता है, और शायद कुछ अच्छे सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। जो भी एचआर का नॉलेज है उसका कुछ ना कुछ नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमंस है या ह्यूमन बीइंग्स है या पर्सनल्स है, उनको मैनेज करना, उनको हैंडल करना, ये स्किल भी लीडर में होनी चाहिए। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो आपका स्पीच हो, टॉक हो, या फिर जो आपको फोर्सफुली इम्प्रेस करने के लिए जो भी एबिलिटी है, तो चाहे ये अलग अलग कम्युनिकेशन की टेक्निक्स या स्किल होती है, ये भी लीडर्स में होनी चाहिए। सोशल स्किल भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ह्यूमन बीइंग एज अ सोशल पर्सन उसके हिसाब से भी आपको वर्कआउट करना चाहिए। और फिर जैसे अगर कोई आपके फॉलोअर को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको मदद की जरूरत है, या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को मदद की जरूरत है, या फिर उसको जनरली मोटिवेशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो, या फिर यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो, तो उसके हिसाब से भी आपको काम करना चाहिए। तो ये सोशल स्किल्स भी आपके पास चाहिए। और फिर टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। तो ऑब्वियस है कि आपको एज ए लीडर आपको काम करना है और बाकी लोगों से काम करवाने है। तो कुछ लोगों को अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना भी आपके पास ये स्किल चाहिए। अगर ये कॉम्पिटेंसी नहीं रहेगी तो फॉलोअर्स जो है आपको फॉलो नहीं करेगी। अगर आपके पास ही सॉल्यूशन नहीं है तो वो किसको पूछेंगे, क्योंकि आप ही उनके लीडर हैं। तो ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है गुड लीडर की। अगर ये आपके पास अवेलेबल होगी तो ऑब्वियसली फॉलोअर्स यहाँ पे एडिशन होंगे और आपका काम स्मूथ होगा। जो भी आपके सेफ्टी टारगेट्स है वो आपकी इजीली अचीव हो सकते हैं। लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स या टेक्निक्स भी हैं, जहां पे एक है ऑटोक्रेटिक,
या डिक्टेटोरियल लीडरशिप, दूसरा है डेमोक्रेटिक या कंसल्टेटिव या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, या फिर थर्ड है फ्री रेन या लेसेस फेयर लीडरशिप। तो ये अलग अलग टाइप्स का मीनिंग क्या है, जैसे कि अभी आपको डिक्टेटर से आपको पता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो लीडरशिप, जो खुद लीडर सुपीरियर हो सकता है, या फिर वो फीलिंग के बाद वो जो भी ऑर्डर देगा उस हिसाब से, उस अथॉरिटी के हिसाब से देगा, तो उसको ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटोरियल लीडरशिप कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जिसमें आप ये डिक्टेटोरियल लीडरशिप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हिटलर एक केस थी कि वो खुद ही एक लीडर था ऐसा कि जहां पे सबऑर्डिनेट्स या जो कॉमन पर्सन्स थे या फिर उसके जो बोर्ड्स थे, बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, उनका सुनने की जगह वो खुद को जो डिसीजन लगता था उसी हिसाब से वो वर्कआउट करता था और वो डिसीजन इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करने के लिए सभी को फोर्स करता था। तो ये डिक्टेटरशिप जो होती है उस हिसाब से भी ये लीडरशिप हो सकती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप यहाँ पे पॉसिबल नहीं। तो सेकंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होती है? तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आपके जो मेंबर्स होते हैं, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनसे भी यहाँ पे सजेशंस मांगे जाते हैं और वो उनको सही लगते हैं सभी को, तभी आप डिसीजन लेते हैं। तो ये होगी डेमोक्रेटिक लीडरशिप होगा। या फिर जिसको हम पार्टिसिपेटिव, यानी कि अलग अलग लेवल के मेंबर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वहां पे एक कॉमन डिसीजन दिया जाएगा और वो कॉमन डिसीजन हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये ग्रुप में या मेंबर्स में अलग अलग लेवल्स पे ये काम हो सकता है, इसीलिए इसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप या डेमोक्रेटिक लीडरशिप कहा जाता है। फ्री रेन या लेसेस फेयर लीडरशिप क्या होती है? तो यहाँ पे ये ऐसा एक लीडरशिप का स्टाइल है जहां पे लीडर जो है बाकी के मेंबर्स को अलाउ करता है कि आपको जो डिसीजन लेना है ले लो और वो डिसीजन हम फाइनलाइज करेंगे। तो ये आपको फ्रीडम दिया गया है, इसलिए इसको फ्री रेन लीडरशिप कहा जाता है। तो ये अलग अलग तीन लीडरशिप के टाइप्स है। तो कहीं जगह पहले लीडरशिप भी शायद काम में आ सकती है, कहीं जगह सेकंड है और कहीं जगह थर्ड लीडरशिप भी काम में आ सकती है। तो ये डिपेंड्स है सिचुएशंस या कंडीशंस क्या है और आपको किस टाइप की लीडरशिप का वहां पे या किस टाइप की लीडरशिप की स्टाइल यहाँ पे टेक्निक यूज करनी चाहिए, जिससे आपको जो आपको टारगेट अचीव करना है वो हो जाए। सेफ्टी के अंदर ये जो हमने बात कही थी, कम्युनिकेशन, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो डायरेक्शन परफेक्ट मिलेगी और उसके बेसिस पे आपको जो टारगेट्स अचीव करने हैं वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे आज के डेट में जो कम्युनिकेशन समझ में आता है उसी हिसाब से ये पिक्चर बताया गया है। जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो सेंडर होता है ये सेंडर अलग अलग सिंबल्स यूज करेगा या फिर टेक्स्ट यूज करेगा या फिर नॉइज यूज करेगा या साउंड यूज करेगा या फिर जो वीडियोस है वो यूज करेगा या अलग अलग मीडियाज यूज करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास अवेलेबल है और फिर ये मैसेज यहाँ पे जाएगा। जैसे आज के डेट में अगर हम देखेंगे मोबाइल में तो टेक्स्ट मैसेज भी आता है, ईमेल भी आता है, कहीं पे इमोजीज भी आते हैं, कहीं पे सिंबल्स भी आते हैं, कहीं पे ऑडियो फाइल भी आती है, कहीं पे वीडियो फाइल भी आती है। तो ये अलग अलग मीडिया थ्रू भी ये मैसेजेस यहाँ पे पहुंच सकते हैं। फिर ये चैनल मीडियम थ्रू रिसीवर के पास जाएगा और फिर रिसीवर ये जो मैसेज आ चुका है इसके बेसिस पे ये रिएक्ट करेगा। तो ये डिपेंड है कि एग्जैक्टली ये मैसेज क्या है, उसके ओरिएंटेड ये क्या हो सकता है और फिर वो फाइनलाइज करके देगा। तो ये कम्युनिकेशन ये एक सिंगल वे भी हो सकता है और फीडबैक ओरिएंटेड भी हो सकता है, जिसको हम क्लोज लूप कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि अगर ये रिसीवर ने फिर रिस्पांस दे दिया और फिर ये रिस्पांस जो है वो वापस से सेंडर को गया तो ये क्लोज लूप हो गया। अगर ये ओपन लूप होता है तो सेंडर सिर्फ रिसीवर को बता रहा है और रिसीवर बाद में उस पर कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो ये अलग अलग जो टाइप होते हैं ये कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट के हो सकते हैं। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में हम डिटेल में बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन का अगर डेफिनेशन देखेंगे
तो ये ऐसी प्रोसेस है जहां पे इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है, उसके अलावा उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। तो जैसे अभी मैंने किसी को मैसेज कर लिया, तो वो मैसेज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है वो भी उसको समझ में आना चाहिए, और फिर अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है तो वो इंफॉर्मेशन भी उसको देनी चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइडियाज हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर कुछ आपको इमोशंस आपको यहाँ पे देने हैं, बताने हैं, वो भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग आपको एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देनी है, या फिर कुछ आपको फैक्ट्स या आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस आपको बताने हैं, वो भी हो सकता है। कुछ वर्डिंग हो सकती है, या फिर कोई लेटर, सिंबल्स, मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे कम्युनिकेशन थ्रू बताई है। अगर आप इसका पर्पस देखेंगे तो सिंपल सा पर्पस है कि जो भी आपको बताना है, जो भी आपको अचीव करना है, उसके लिए जो भी डायरेक्शन हो सकती है, कंट्रोलिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, ये सभी बातों में आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आपको प्लानिंग करना है तो सबसे पहले आपको पूछना है कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर ये वैलिड है क्या नहीं, ये दूसरों को बताना है, फिर उनको पूछना है। तो फिर ये डिसीजन अगर आपने कुछ लिया है उसके बेसिस पे, तो वो डिसीजन एग्जैक्टली क्या है, फिर हम कल से हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, तो वो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है, तो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग स्टेजेस में आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। उसके अलावा जो अलग अलग बेसिस पर्पजेस होते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, या फिर जो डिजायर्ड गोल अचीव करने के लिए, या फिर मोटिवेशन देने के लिए, इंकरेजमेंट देने के लिए भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसको रिलेशंस डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए भी आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। जैसे हमने बात कही थी कि अगर आपको कहीं पे डाउट है, क्लियरिटी नहीं है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो डिस्कशन का भी वे हो सकता है, ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मैसेजेस भी हो सकते हैं, मेल्स हो सकते हैं, क्लैरिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन रिलेशंस अगर आपको डेवलप करना है तो डिस्कशन करना जरूरी होगा। अगर कुछ केसेस में आप ट्रेनिंग्स या डेवलपमेंट अगर आपको करनी है तो वो विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जैसे अभी आज के डेट में कहीं पे ट्रेनिंग्स डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, कहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, कहीं पे मॉक ड्रिल्स होती है, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, वीडियोस होते हैं, या फिर मैसेजेस या इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ये अलग अलग मीडियाज है जिसके बेसिस पे ही ये पॉसिबल है। तो ये सभी चीजें कम्युनिकेशन के अंडर आ जाती है, चाहे वो कोऑर्डिनेशन हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशंस डेवलप या मेंटेन करना हो, स्ट्रेंथनिंग करना हो, या फिर जो प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करनी है, उसको परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके करेक्टिव स्टेप्स आपको बताने हैं, या फिर आपको फंक्शंस या जॉब प्रोफाइल आपको बतानी है, जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करनी है, या फिर जो लीडरशिप है वो लीडरशिप थ्रू अगर आपको सबऑर्डिनेट्स को कुछ कम्युनिकेट करना है, या फिर जो भी अलग अलग सक्सेस या टारगेट्स अचीव करना है, तो ये सभी चीजों के लिए आपको कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के अलग अलग बुक्स के या एक्सपर्ट्स ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं कम्युनिकेशन के। जैसे कि यहाँ पे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पार्टीज इन्वॉल्व। तो पार्टीज कौन से इन्वॉल्व है इसके बेसिस पे भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि इंटरनल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपके इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री में ही कम्युनिकेशन करना है, आपके परचेस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेफ्टी डिपार्टमेंट, या फिर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अलग डिपार्टमेंट को, लेकिन आपके प्रीमाइसेस या इंडस्ट्री में ही कम्युनिकेट करना है, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन। और जो थर्ड पार्टी को बताना है, या फिर कस्टमर को बताना है, या फिर गवर्नमेंट को कुछ कम्युनिकेट करना है, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल कम्युनिकेशन में भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। जैसे कि वर्टिकल कम्युनिकेशन में हमको जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अगर मिडिल लेवल को या मिडिल लेवल लो लेवल को अगर कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। अगर कोई लो लेवल मैनेजमेंट वर्कर, हेल्पर, एम्प्लॉय कुछ बता रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि हमको ये डिमांड है, तो वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो उसके अलावा भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो सकता है
कि मेरा जो डेजिग्नेशन है वही सिमिलर डेजिग्नेशन अगर दूसरे का होगा उसको मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। अगर जैसे मैनेजर्स का मीटिंग होता है तो सभी मैनेजर्स एक ही लेवल पे होंगे, लेकिन वो फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि सेफ्टी ओरिएंटेड मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इसीलिए मुझे ये परचेस करना होगा, और फिर फाइनेंस को वो बता रहे हैं कि ये आपको बजटरी प्रोविजन करनी होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। उसके अलावा है कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। जैसे अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आपके जो इंडस्ट्री के मीटिंग्स होते हैं, मैनेजर के मीटिंग होते हैं, या फिर सेफ्टी कमेटी के मीटिंग्स होते हैं, या फिर जो एमडी या जीएम कॉल करते हैं वो मीटिंग्स होते हैं, तो वो सभी फॉर्मल कम्युनिकेशन वाले मीटिंग्स होते हैं। या फिर एमडी जीएम ने आपको कुछ मेल पे बता दिया कि आपको ये ऑर्डर फॉलो करनी है, आपको ये पॉलिसी फॉलो करनी है, या फिर नेक्स्ट ईयर से ऐसा प्लान हो रहा है, तो ये सब फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि जो भी फॉर्मल कम्युनिकेशन हो चुका है तो उसमें अगर मुझे पर्सनल लेवल पे मुझे कुछ क्लैरिटी चाहिए, जो मुझे फॉर्मली एक्सपेक्टेड नहीं है उसका आंसर आना, या फिर जो भी पर्सन से मुझे मांगना है वो शायद फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के बाद मुझे नहीं देने वाला है, लेकिन फिर भी मुझे वो क्लियर करना है, तो शायद मेरे फ्रेंड सर्कल में से या फिर दूसरे पर्सन से मैं इनफॉर्मली वो डिस्कस करके शायद वो बात क्लियर कर सकूं, तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। वहां पे आपको मेल करने की, लेटर लिखने की, या फिर फॉर्मली आपको कोई रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो ऐसे जो बातें होगी वहां पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जो भी इसके अलावा जो अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो शायद पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर पर्सनल कम्युनिकेशन के वजह से अभी हमने बात की कि इनफॉर्मल भी हो सकता है और वही पर्सनल भी हो सकता है। अगर सब ऑर्डिनेट्स नहीं है फिर भी मैं कुछ पर्सनली कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। वहां पर भी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ या फिर ऐसे ही पूछ रहा हूँ और जनरलाइज बातें कर रहा हूँ, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन यहाँ पे हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो वर्बल में जैसे आपको मालूम है कि हम कुछ टॉक्स रखते हैं, कुछ स्पीच रखते हैं, कुछ चैट करते हैं, या फिर टेलीफोन थ्रू बात करते हैं, या फिर इंटरव्यू रखते हैं, कुछ मीटिंग्स लेते हैं, ये सब स्पोकन के अंडर वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा। और वर्बल के अंडर रिटर्न कम्युनिकेशन में लेटर्स, ईमेल, नोट, रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। और नॉन वर्बल में कुछ साइंस या सिंबल्स या गेस्चर्स या पोस्चर्स या साइलेंस भी आ सकता है। जैसे कि आज की डेट में हम व्हाट्सएप पे देखते हैं कि हमने कुछ बात बताई कि ये सब हमने अचीव किया है और आपको कोई सिंबल आ जाता है, थम्स अप आ जाता है, तो वो सिंबल ही आपको बता देता है कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। तो ये सिंपल सी बात है। अगर कोई आपके सामने कोई बैठता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, या फिर आपसे उसका कोई प्रॉब्लम है, या फिर उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी कुछ बात करते हैं, या फिर उसकी जो आईज है वो भी बात करते हैं, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आएगा। तो अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग यहाँ पे कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी बात की तो ये सभी चीजें आपको मालूम है, ओरल, रिटन, विजुअल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस, और ये ग्रुप डायनामिक्स, ये एक यहाँ पे कंसेप्ट है। तो ग्रुप डायनामिक्स ये क्या है, ये एक स्टडी है जहां पे अलग अलग जो ग्रुप्स है ये अलग अलग ऑपरेशंस थ्रू कुछ पर्टिकुलर फोर्स या ड्राइविंग फोर्स रखेंगे और कुछ ना कुछ अचीव करेंगे। तो इसमें जैसे कि इंटरेक्शंस होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं ग्रुप मेंबर्स में जो सोशल सिचुएशन के बेसिस पे भी डिपेंड होके, या फिर कोई स्मॉल ग्रुप होते हैं जो अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट अचीव करने के लिए, या फिर ऐसे कोई मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग बिहेवियर बेसिस पे भी वो बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे भी ये कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं, या फिर कोई नेचर, स्ट्रक्चर या जो प्रोसेस होती है उसके बेसिस पे भी ग्रुप बनाए जाते हैं। तो जैसे अभी कुछ लोगों का बिहेवियर एक अलग तरीके से होता है, उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, कुछ लोगों का बिहेवियर अलग होगा, उनका ग्रुप बनाया जाएगा, या फिर जो मुझे ड्यूटी दी गई है उसके हिसाब से भी ग्रुप बनाया जाता है, या फिर कुछ लोग सोशली
रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी के ओरिएंटेड मोटिवेट हो सकते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हो सकते हैं, उनका ग्रुप बनाया जाता है। तो अलग अलग ये अगर ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग ग्रुप के जो भी नेचर है या फिर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज है, उनका अगर हम यूज करते हैं तो ये सब सोशल प्रोसेस जो होती है ओवरऑल इंटरेक्शन के लिए और कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डायनामिक्स। तो अभी आपको जो भी अचीव करना है तो यहाँ पर आपको ये अलग अलग जो ग्रुप्स है, ग्रुप मेंबर्स है, उनको कम्युनिकेट करना होगा और फिर जो भी आपका ग्रुप डायनामिज्म्स के बेसिस पे, डायनामिक्स के बेसिस पे जो आपको सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग जो कंसेप्ट से ये कम्युनिकेशन थ्रू आ सकते हैं। अभी जो हमने बात की थी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टारगेट रहो या सेफ्टी का कोई भी कॉमन टारगेट रहो, उसको अचीव करने के लिए हर एक टीम मेंबर को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है टीम बिल्डिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो लीडर होगा वो लीडर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पे अलग अलग जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको वो यहाँ पे ऐसा रखेगा उसका नेचर, या फिर ऐसे फंक्शनिंग रहेगा, या फिर ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे रहेगा कि हर एक टीम मेंबर यहाँ पे मोटिवेट होके ये काम कर पाए। तो ये अगर नहीं होता है तो अलग अलग यहाँ पे कुछ फंक्शंस ऐसे रखे जाते हैं या फिर कोई ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाते हैं कि जहां पर ये हर एक टीम मेंबर्स के जो पोटेंशियल या कैपेबिलिटीज है उनकी इंप्रूवमेंट हो, उनकी इफिशियंसी इंप्रूव हो, और उसके बेसिस पे ये एज ए ग्रुप, एज ए टीम काम करेंगे और फिर यहाँ पे जो भी आपके टारगेट्स है वो आप इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये अलग अलग टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए कुछ कहीं पे आप स्पोर्ट्स रख सकते हैं, कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ छोटे जो फंक्शंस यहाँ पे कर सकते हैं, और शायद उसमें कुछ डिस्कशन होने के बाद या फिर आप इन्वॉल्व होने के बाद आपका ओवरऑल जो पोटेंशियल है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपका जो नेचर है वो शायद चेंज हो जाए और फिर ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए आप एज अ टीम मेंबर काम कर सकते हैं। तो ये टीम बिल्डिंग ये है ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपके एक पर्टिकुलर टास्क हो या फिर आपको प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए हो या फिर सेफ्टी टारगेट्स अचीव करने के लिए हो। तो इसके अलग अलग कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे जैसे हमने बताया कि जो भी आपके गोल्स है उसको अलाइन करने के लिए यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर जो एम्बिगिटी है वो एम्बिगिटी क्लियर करने के लिए। क्योंकि कुछ जो हम गलत फहमी कहते हैं तो वो गलत फहमी की वजह से भी टीम मेंबर्स में प्रॉब्लम हो सकते हैं और जिसकी वजह से एज ए टीम वहाँ पे काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉर्ट आउट करना होगा, उसके अलग अलग सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, और फिर उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, उसका बेनिफिट ओवरऑल टीम को मिलेगा। और फिर ये अगर टीम बिल्डिंग जो है उसका जो अगर स्पिरिट आता है, उसका मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो ये अलग अलग बातें और यहाँ पे अलग अलग जो सिचुएशन है वो टीम बिल्डिंग के अंडर आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। आपके खुद के इंडस्ट्री में अगर आप ये बातें देखेंगे तो अलग अलग अप्रोचेस आप फाइंड आउट कर पाएंगे और अलग अलग गोल्स फाइंड आउट कर पाएंगे। अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करना और उसका सोल्यूशंस निकालना, ये सबसे अहम बात है। और उसके बाद में अगर आप टीम में काम करेंगे तो आपके जो भी टारगेट्स होंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो अलग अलग जो रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए चाहे कम्युनिकेशन करो या फिर डिस्कशन करो या फिर और कोई अलग अलग फंक्शंस या स्पोर्ट्स के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। और ओवरऑल इंडस्ट्री का जो टारगेट है, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है, सेफ्टी का टारगेट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी अचीव करने के लिए आप अलग अलग लेवल पे थॉट प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल आइडिया जो
इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। धन्यवाद।